हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं चंचल कैल्विन से आपके लिए फिर एक और लेकर आई हूँ वन शॉट की एक और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर की वीडियो। चैप्टर का नाम है हमारा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। भाई हायर प्लांट में फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, कैसे फूड का प्रिपरेशन होता है, क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, क्या क्या नेसेसरी नीड्स होती हैं, ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात कि बेटा हमारे चैनल पे आपको बस एक आइकन पे क्लिक करना है, पूरी प्लेलिस्ट सामने आ जाएगी। उस प्लेलिस्ट में आपको क्या क्या मिलेगा, तो बच्चों उसके अंदर आपको माइंड मैप्स मिलेंगे, हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक के। आपको उसके अंदर हर चैप्टर के वन शॉट की वीडियोस अवेलेबल है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल है। आप बस क्लिक कीजिए, जाइए और जाकर उनको देखिए और करिए अपनी स्टडी को बूस्ट जितना कर सकते हो। टाइम है, बस मैम को वही चाहिए आप लोगों का फोकस एंड डिटर्मिनेशन बच्चों का। और इसके थ्रू हम लोग करते हैं अपने एक नए चैप्टर का शुभारंभ। ठीक है भाई, करें शुभारंभ। किसका शुभारंभ करना है? हमको करना है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। ना हमको मैम फोटोसिंथेसिस तो हमें पता है, पर फिर भी हम रिवाइज कर लेते हैं। हमें पता है फोटो इज स्टैंड फॉर द सनलाइट। फोटो का मतलब होता है सनलाइट से, एंड सिंथेसिस मतलब प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ फूड। इसका मतलब है प्रिपरेशन। तो विद द हेल्प ऑफ सनलाइट प्रिपरेशन ऑफ फूड इन प्लांट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। इसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। कैसे होता है, कैसे लिया जाता है, हमें पता है हमारे फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है वो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, भाई वाटर होता है, उससे आपका फूड प्रिपेयर हो जाता है, प्लस ऑक्सीजन गैस यहाँ से इवॉल्व होती है, ये आपका ऑक्सीजेनिक है। यहाँ पे क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती है जो सनलाइट को ट्रैप करती है। तो ये सब कैसे होता है ये सब हम लोग यहाँ पे देखने वाले। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस के बारे में एक दो बेसिक पॉइंट्स है जो हम लोग रीड कर लेते हैं, फिर हम अपना शुरू करते हैं। ओके चलिए, क्या पॉइंट है बच्चों हमारा? फोटोसिंथेसिस इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस। बिल्कुल फिजिकल और केमिकल प्रोसेस है ये, बिल्कुल है। इन विच ग्रीन प्लांट यूज लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी को यूज करते हैं और सिंथेसिस करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसको सिंथेसिस करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और फोटोसिंथेसिस में सोर्स क्या होता है बेटा? तो बेटा जी यहाँ पर जो सोर्स होता है ऑर्गेनिजम्स का वो होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कैसे कंपाउंड बच्चों जी? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये सोर्स होता है किसका? प्लांट्स का। इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक CO2, लाइक वाटर एंड समटाइम हाइड्रोजन सल्फाइड ऑल्सो। ये सब इनऑर्गेनिक सोर्स है जिसको प्लांट यूज करता है और उससे बनाता है अपना ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट, भाई जरूरी है। क्यों? क्योंकि दो इंपॉर्टेंट रीजन हमने दिए हैं। क्या रीजंस हैं? चलिए देखते हैं। तो पहला रीजन हमसे कहता है इट इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। भाई इस पृथ्वी पर जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं खाना कहाँ से लेते हैं? प्लांट से ही तो लेते हैं। हम लोगों ने फूड चेन्स पढ़ी है बेटा, फूड चेन में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब के सब किस पे डिपेंड करते हैं? वो सब के सब डिपेंड तो प्रोड्यूसर्स पर ही करते हैं ना बच्चों। सब के सब किस पर डिपेंड करते हैं? प्रोड्यूसर्स पे, क्योंकि खाना तो प्रोड्यूसर्स ही बना के देते हैं। हम तो नहीं खाना बनाते, हमें तो खाना प्रोड्यूसर से चाहिए। इसका मतलब ये प्राइमरी सोर्स है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाना कहाँ से चाहिए? खाना चाहिए फोटोसिंथेसिस से, प्रोड्यूसर से, इसीलिए जरूरी है। फिर इट इज द ओनली प्रोसेस, यही एक ऐसा प्रोसेस है जो रिस्पॉन्सिबल होता है रिलीज ऑफ ऑक्सीजन के लिए, which is a survival, which is necessary for the survival of every living organism। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए जो ऑक्सीजन मिलती है वो ऑक्सीजन को कौन रिलीज करता है? प्लांट, ग्रीन प्लांट। इसी चीज को देखो एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट जिसका नाम है मॉल लीफ एक्सपेरिमेंट। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों यहाँ पर? मैम मॉल लीफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है जी, मॉल लीफ एक्सपेरिमेंट में हम लोग यहाँ पे इसेंशियलिटी समझते हैं कि भाई किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो सबसे पहली चीज़ हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने मान लीजिए एक बीकर लिया, ये रहा हमारी लीफ। हमने क्या कर दिया उसके अंदर, एक लीफ को इसके अंदर डुबो दिया, ये रही हमारी पत्ती, हमने इसको इसके अंदर डुबो दिया और इसमें यहाँ पे इतने एरिया में फिल है, यहाँ पर हमने भर रखा है KOH। ये रही, ये हमारी ग्रीन लीफ है, प्लांट ही है। प्लांट की एक लीफ को हम लोगों ने एक सॉल्यूशन में डिप कर दिया, हाफ लीफ को, जिसके अंदर KOH भरा हुआ है। KOH ही क्यों? क्योंकि बच्चों KOH एक बहुत अच्छा कंपाउंड है जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। इट एब्जॉर्ब CO2
कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। जितनी भी CO2 ये वाला रीजन ऑब्टेन करेगा वो सारा कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? KOH। कर लिया। करने के बाद हम लोगों ने भाई इनमें टेस्ट किया कि भाई कहाँ पर फूड बना है, कहाँ पर फूड नहीं बना। और हमने पढ़ा है बचपन से कि वो टेस्ट होता है आयोडीन टेस्ट। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर आयोडीन टेस्ट किया और इसने आयोडीन टेस्ट को दिखाया पॉजिटिव, मतलब ब्लू ब्लैक कलरेशन, ब्लू या ब्लैक कलर का हो जाता है। आप ये एरिया ब्लू या ब्लैक कलरेशन हमको देखने को मिला, जिससे हमको ये समझ में आया कि भाई ब्लू ब्लैक कलरेशन ये सिग्निफाई करता है कि यहाँ पर स्टार्च बना है। स्टार्च मतलब पहले ग्लूकोज बनता है, स्टोर तो स्टार्च की फॉर्म में ही होता है, मतलब हुआ है यहाँ पर प्रिपरेशन हुआ है, फोटोसिंथेसिस हुआ है। फिर हमने इस प्लांट का करके देखा कि इस पार्ट का, सॉरी प्लांट नहीं, इस पार्ट का, तो इसमें देखा आयोडीन टेस्ट करवाकर, तो भाई जी यहाँ पर आयोडीन टेस्ट नेगेटिव आया, मतलब ब्लू ब्लैक कलरेशन देखने को अपन को नहीं मिली, जो सिग्निफाई करता है कि यहाँ पर स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। इसका मतलब हमको यहाँ से क्या बात समझ में आती है, हमको यहाँ से ये बात समझ में आती है कि फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 नेसेसरी है। हम क्या लिख सकते हैं, फॉर फोटोसिंथेसिस CO2 इज इसेंशियल। ये बात हम यहाँ से कह सकते हैं कि बिना CO2 के प्लांट अपना फूड प्रिपेयर नहीं करता। ये चीज़ यहाँ से हमें कंफर्म हो गई बाय यूजिंग अ मोर लीफ एक्सपेरिमेंट। फिर हमने देखा एक एक्सपेरिमेंट सनलाइट को देखकर कि भाई क्या सनलाइट भी ज़रूरी है। सनलाइट पे किया हम लोगों ने, तो हमने क्या किया, एक पत्ती ली, एक लीफ ली और इस लीफ के ऊपर ब्लैक कलर का थोड़ा सा कवर डाल दिया। मान लो इतने एरिया को हम लोगों ने कवर कर दिया ब्लैक शीट से, कवर कर दिया। यहाँ हमारे सूरज दादाजी निकल रहे हैं, निकला निकला सूरज निकला, निकल गया सूरज, निकल गया। लाइट आ रही है, पड़ रही है। फिर वही इस वाले पार्ट का आयोडीन टेस्ट किया जो कि पॉजिटिव आया, और ये वाले पार्ट का आयोडीन टेस्ट किया जो कि नेगेटिव आया। तो इससे हम लोग क्या कह सकते हैं कि भाई खाना बनाना है, अगर फोटोसिंथेसिस करना है अपन को, तो हमको सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब सनलाइट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इनके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। ये बात हमको क्लियर हो गई इन दोनों एक्सपेरिमेंट से। ओके, क्लियर। चलिए चलते हैं आगे। ओके, बड़ा ही फेमस एक्सपेरिमेंट, क्या है नाम, नाम है जोसेफ प्रिस्टली एक्सपेरिमेंट, जो कि किया गया था 1733 से 1804 के बीच में। अब देखो इन्होंने क्या किया इन एक्सपेरिमेंट से, तो इन्होंने सबसे पहले एक बेल जार लिया, ये रहा, इन्होंने क्या लिया, एक बेल जार लिया। इस जार के अंदर इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट ये परफॉर्म किया है, बेल जार लिया, इस बेल जार के अंदर एक मोमबत्ती रखी, एक अपना चूहा रखा, दिख रहा है ये रहा, कोई क्यूट क्यूट सा रैट अपना रख दिया। कुछ समय बाद आफ्टर सम टाइम देखा गया कि भाई ये चूहा लुढ़क गया, मर गया, डाई कर गया, और आपकी जो कैंडल है वो एक्सटिंग्विश हो गई, मतलब आपकी जो कैंडल है वो बुझ गई, एक्सटिंग्विश हो गई कुछ समय बाद। देखो, he performed a series of experiments that reveal that essential role of air in the growth of the plant। कि भाई हवा जरूरी है क्या, तो he observed that candle burning in a closed space मतलब बेल जार में है, वो एक्सटिंग्विश हो गई कुछ समय बाद, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं आई ना भाई, हमें पता है ना, देयर इज अ इम्पोर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉर द बर्निंग एंड फॉर द सर्वाइवल। क्यों दोनों चूहे और ये मरे भाई, कुछ समय बाद ऑक्सीजन गैस खत्म हो गई, सारी की सारी ऑक्सीजन इन्होंने क्या कर ली, यहाँ पर कंज्यूम कर ली, और जब ऑक्सीजन कंज्यूम कर ली तो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं बची, जिसकी वजह से ये डाई कर गया और कैंडल आपकी बुझ गई। इन्होंने ये देखा, इसके बाद इन्होंने सोचा कि काम करते हैं, प्रिस्टली एक्सपेरिमेंट में एक और चीज़ रखी गई। क्या रखी गई, यहाँ पर अब की बार प्रिस्टली ने बेल जार लिया, बेल जार में कैंडल रखी भाई आपकी, आपका माइस चूहा रखा, माउस रखा, एंड आपका एक प्लांट उगाया। कौन सा प्लांट उगाया बच्चों, तो मिंट प्लांट उगाया। सिंपल भाषा में कहें तो पुदीने का पौधा रखा गया, इसके अंदर रख दिया गया। कुछ समय बाद देखा गया तो भाई सब कुछ है, चूहा लाइव है, कैंडल अब भी बर्न कर रही है, मतलब ये बर्निंग शो कर रही है, और प्लांट तो है ही हरा भरा।
इससे इनको ये बात समझ में आई कि भाई प्लांट नहीं रखा तो मर गए। तो इनसे इनको ये बात समझ में आई कि भाई प्लांट जो भी चीज यहाँ पर इनको प्रोवाइड कर रहा है वो इन दोनों को, वो चूहे को जिंदा भी रख रही है और आपकी कैंडल को जलाने में, जलने में हेल्प भी कर रही है। इसका मतलब प्लांट रखने से इनकी नीड भी पूरी हो रही है और इसको भी, प्लांट को भी नीड मिल रही है। प्लांट भी तो मर जाता, क्यों? हमें पता है, क्योंकि प्लांट जो है वो रिलीज करता है ऑक्सीजन, जो कि जरूरी होती है किस किस के लिए? जो कि जरूरी होती है बर्निंग के लिए और जरूरी होती है सर्वाइवल के लिए। वहीं ये क्या रिलीज कर रहे हैं? CO2, जो प्लांट के लिए जरूरी है। ये बात इनको समझ में आ गई। यहाँ से ही कंक्लूड दैट बर्निंग कैंडल और एन एनिमल दैट ब्रीथ द एयर somehow damage the air। नॉर्मली करते तो एयर को डैमेज कर रहे थे, बट व्हेन वी प्लेस अ मिंट प्लांट, जब हमने मिंट का प्लांट रखा उसी सेम बेल जार में, ये ऑब्जर्व किया गया कि माउस जो है वो अलाइव है और कैंडल भी कंटिन्यूसली जलती जा रही है। सो प्रिस्टली ने क्या स्टेटमेंट दी? हाइपोथेसिस मतलब स्टेटमेंट, एक बात कही गई दैट plant restored the air whatever breathing animal and the burning candle remove। भाई जो एनिमल की वजह से और कैंडल की वजह से एयर में से जो चीज खत्म हो गई थी उस चीज को वापस कौन लेकर आ रहा है? प्लांट। ठीक है बेटा, तो ये एक्सपेरिमेंट था आपका प्रिस्टली का एक्सपेरिमेंट। फिर आते हैं हमारे जैन इंगेनहाउस। इंगेनहाउस एक्सपेरिमेंट था। इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या बताया? देखिए, ये सारे के सारे अर्ली एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं बच्चों। यहाँ से नीट पे क्वेश्चन बनता है, यहाँ से नीट में एक क्वेश्चन तो बेटा बनेगा ही बनेगा, ये ध्यान रख लेना बच्चों। चलिए क्या है, ये कंक्लूड करते हैं सिमिलर एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या लिया? एक्वेटिक प्लांट लिया। कौन सा एक्वेटिक प्लांट ले लिया होगा भाई? वाटर हाइसिंथ ले लो, वाटर लेट्यूस ले लो, और उसको ब्राइट सनलाइट में रखा गया और एक को डार्क में रखा गया। इन्होंने क्या किया भाई? ये रहा, पानी है जल ही जीवन है, ये रहा दो कंडीशन, एक कंडीशन डे है तो दूसरी क्या है? नाइट है। ये डे है कैसे पता? क्योंकि हमारे सूरज ज़्यादा निकल रहे हैं, ये नाइट कंडीशन है। यहाँ पे देखा गया दोनों में प्लांट रखेंगे हम लोग, ये रहे हमारे पौधे, ये रहे हमारे पौधे। तो ये देखा गया भाई दिन के समय यहाँ से बबल्स बन रहे हैं, रात के समय नहीं बन रहे। दिन के समय जो एक्वेटिक प्लांट है वो लॉट्स ऑफ एयर बबल्स का फॉर्मेशन कर रहा है, वहीं रात के समय एयर बबल्स नहीं बन रहे, एयर बबल्स नहीं बन रहे। यही चीज उन्होंने की। ही शो दैट इन अ प्लांट दैट इज कीप इन लाइट, जो लाइट में है मतलब दिन में जो है, स्मॉल बबल्स वर फॉर्म अराउंड द ग्रीन पार्ट वेयर नो बबल्स अपीयर इन द प्लांट कीप इन द डार्क। डार्क मतलब जहाँ पे सूरज नहीं है, नाइट का समय। लेटर समझ में आया कि जो बबल्स निकले थे क्या थे? ऑक्सीजन बबल। अब ऑक्सीजन तो प्लांट दिन में ही देगा। क्यों दिन में देगा? हमें तो पता है रीजन, क्योंकि दिन में ही तो प्लांट क्या करता है? इन डे टाइम प्लांट क्या करता है? दो प्रोसेस परफॉर्म करता है, रेस्पिरेशन प्लस फोटोसिंथेसिस। दिन में दो प्रोसेस करता है, वहीं रात में ओनली रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है। और रेस्पिरेशन से कौन सी गैस बाहर निकालता है? CO2 इवॉल्व होती है, और इसमें यहाँ से फाइनली निकलती है ऑक्सीजन। CO2 भी निकलती है पर वो यूज हो जाती है, इसीलिए हमें समझ में आया कि ऐसा इसलिए हुआ है। ये शो करता है कि ओनली ग्रीन प्लांट ही है जो क्या रिलीज करती है? ऑक्सीजन। इस बात को कंफर्म कर दिया इंगेनहाउस ने हमारे। फिर जुल्विस वॉन सेट, इन्होंने ये बताया कि भाई जो प्लांट के अंदर एक ग्रीन पार्ट होता है, कि भाई प्लांट के अंदर क्या होता है? प्लांट के अंदर एक ग्रीन पार्ट होता है जो कि होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल, और ये क्लोरोफिल ही वो जगह है जहाँ पर स्टार्च का फॉर्मेशन हो रहा है, जहाँ पर स्टार्च का क्या हो रहा है बच्चों? फॉर्मेशन हो रहा है। स्टार्च फॉर्मेशन जगह का नाम, क्लोरोप्लास्ट का क्लोरोफिल। ठीक है, ये बात इन्होंने बताई थी हमें एक्सपेरिमेंट से। क्या? ही शो दैट ग्रीन सब्सटेंस
दिस इज अ क्लोरोफिल, इज लोकेटेड इन स्पेशल बॉडी जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहती है। ही प्रोवाइड एविडेंस दैट द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, जो कि आगे स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। व्हेन प्लांट ग्रो ग्लूकोज इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ द स्टार्च। आ गया। ही फाउंड दैट ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट दैट प्लेस वर मेड ग्लूकोज, मतलब कि जो ग्रीन पार्ट है प्लांट का, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, वही है जो पेड़ पौधों के अंदर क्या बना रहा है बच्चों, ग्लूकोज बना रहा है। ठीक है, आगे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। चलिए, एंगलमैन। अब एंगल आ गया तो हम एंगल की ही बात कर लेते हैं। एंगलमैन ने क्या किया था, इन्होंने एक एल्गी चूज की थी बेटा जी। इन्होंने क्या की थी, एक एल्गी ली थी, क्लैडोफोरा। ठीक है, एक क्लैडोफोरा एल्गी ली थी, जो कि एक तरह का एरोबिक बैक्टीरिया है, जो कि एक तरह का एरोबिक बैक्टीरिया है। और इन्होंने यहाँ पर देखा कि भाई हमारे पास, मान लो हमारे पास प्रिज्म लिया है मैम ने, ये मैम क्या बना रही है, प्रिज्म। हमारे बच्चों ने फिजिक्स में बहुत पढ़ा है प्रिज्म को, कि प्रिज्म का काम होता है हमारी व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में डिस्पर्स करना। व्हाइट लाइट आती है, वो 7 रंगों में बिखर जाती है, 7 रंगों में बिखर जाती है, विबग्योर वाले। हम 8वां क्यों बना दिया फिर, ठीक है, विबग्योर। 7 रंग होते हैं। वी नो दैट व्हाइट लाइट कंटेन अ 7 कलर आफ्टर द डिस्पर्जन। ये डिस्पर्जन प्रोसेस होता था, हमारे बच्चों ने पढ़ रखा है फिजिक्स में, बिल्कुल डिस्पर्जन प्रोसेस होता है। तो बेटा जी इसमें ये देखा गया एक्सपेरिमेंट के दौरान कि भाई जो आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, जो आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, वो ब्लू लाइट और रेड लाइट में मैक्सिमम होता है। और अगर ये फोटोसिंथेसिस यहाँ पर मैक्सिमम है तो यहाँ से बहुत सारी एटीपी बनेगी। भाई खाना बनेगा, एटीपी बनेगी, बहुत सारी एटीपीज इसी ब्लू लाइट में और रेड लाइट में बनती है, और बहुत सारा बैक्टीरिया भी इसी जगह पर मिलेगा। मतलब मोस्ट बैक्टीरिया यहाँ भी मिल रहा है, थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत, पर यहाँ पर तो इतना सारा बैक्टीरिया मिल रहा है, यहाँ थोड़ा बहुत, यहाँ भी थोड़ा बहुत। और सबसे ज़्यादा बैक्टीरियाज हमें कहाँ मिल रहे हैं, रेड में और ब्लू, रेड और ब्लू में भी, रेड में सबसे ज़्यादा। इससे समझ में आता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सबसे ज़्यादा ब्लू और रेड लाइट में होता है मैक्सिमम, और वहीं पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एटीपी बनती है। और जहाँ पर जितनी ज़्यादा एटीपी वहाँ पर उतना ज़्यादा बैक्टीरिया। मतलब जितना पैसा उतने लोग हमारे पीछे भागेंगे, पैसा नहीं होगा तो नहीं भागेंगे, वही बात है बिल्कुल। He split the light using a prism, इन्होंने प्रिज्म के थ्रू लाइट को प्रिज्म किया और इल्यूमिनेट किया। अ ग्रीन एल्गी लिया है, क्लैरोफोरा, जिसको सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया में रखा गया। फिर बैक्टीरिया वर डिटेक्ट टू यूज द ऑक्सीजन इवोल्यूशन, की भाई कहाँ पर हो रही है ऑक्सीजन इवोल्यूशन, और जहाँ भी ऑक्सीजन इवोल्यूशन होगी वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा। इन्होंने ऑब्जर्व किया, क्या किया बच्चों, इन्होंने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया कि बैक्टीरिया एक्यूमुलेट, इकट्ठा हो रहे हैं, मेनली इन द रीजन ऑफ रेड एंड ब्लू ऑफ द स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम कहलाता है ना ये वाला विजिबल स्पेक्ट्रम। He first noticed that action spectrum of the photosynthesis, action करने वाला, काम करने वाला, the action spectrum resembling roughly the absorption spectrum chlorophyll A and B। ये बात हम लोग करेंगे कि जो एक्शन स्पेक्ट्रम होता है वो आपके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से आपस में, इन दोनों में रिश्ता है, किसकी वजह से, क्लोरोफिल ए और बी। ये बात हम अभी आगे समझेंगे। अभी इस पॉइंट के लिए यहीं पर इसको हम छोड़ देते हैं, आगे समझेंगे जब हम एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को समझेंगे। ओके बच्चों, चलिए फिर हमारे एक और आ गए, कौन है नाम, नाम क्या है, कॉन्स वैन नाइल। आपको नील का नाम याद रखना है, बस नील याद रखना है हमको, ठीक है। क्या कहते हैं नील, इन नील ने हमें बताया कि भाई ऑक्सीजन जो हमें मिलती है वो कहाँ से मिलती है। भाई साइंटिस्ट कहते हैं ऑक्सीजन आती है तो कहाँ से आती है, तो पता लगे कि ऑक्सीजन देते हैं, ये प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, पर ऑक्सीजन आ कहाँ से रही है, CO2 से आ रही है या H2O से आ रही है, कहाँ से आ रही है ये तो बताओ भाई, कहाँ से ऑक्सीजन CO2 दे रहा है या H2O दे रहा है। हम कह रहे हैं H2O दे रहा है, क्या हमें तो पता है कि वाटर का रिडक्शन होकर ही ऑक्सीजन गैस बनती है,
पर अभी नहीं पता हमें, हम अभी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, देखते कैसे पता लगता है। तो बेस्ड ऑन एन एक्सपेरिमेंट, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया विथ पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया। अब मैम ये पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया का मतलब क्या है? तो बच्चा जो ये पर्पल बैक्टीरिया है, जो आपका ये पर्पल बैक्टीरिया होता है, ये एनऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया होता है बच्चों। कैसा होता है? एनऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया। एनऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया क्या होता है बेटा? ये वो बैक्टीरिया होता है जिसमें फोटोसिंथेसिस में, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ये H2S यूज करता है इंस्टेड ऑफ वाटर। और यहाँ पर वही क्लोरोफिल होगा, कोई भी पिगमेंट हो सकता है क्लोरोफिल का, क्लोरोफिल होगा। यहाँ पर C6H12O6 मतलब ग्लूकोज बनेगा। क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। पर यहाँ से सल्फर निकलता है, ऑक्सीजन रिलीज नहीं करता। तो ऐसा बैक्टीरिया जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज ना करे, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं एनऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया, जिसका एग्जाम्पल है एक पर्पल बैक्टीरिया। और इसमें क्लोरोफिल यूज नहीं होती बच्चों। हाँ, मैम ने इसमें एक गलती कर दी कि इसमें क्लोरोफिल लिख दिया कि क्लोरोफिल यूज नहीं होती बेटा। यहाँ पर क्लोरोफिल यूज नहीं होगी, यहाँ पर कुछ और एंजाइम यूज होते हैं। ये इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया। हम लोग सिर्फ लाइट लिख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि आपको वो एंजाइम इसमें नहीं पढ़ना। और एक होता है बेटा ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया, जो कि ग्रीन बैक्टीरिया है, मतलब कि जिसके अंदर क्लोरोफिल है। ये ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया है, वो था एनऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया। ठीक है, ये है, इसका एग्जाम्पल है ग्रीन बैक्टीरिया। और एक ग्रीन बैक्टीरिया जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, उसी तरीके से फोटोसिंथेसिस करता है। CO2 होती है, वाटर होता है, लाइट होती है, C6H12O6 बनता है, अपना ग्लूकोज बनता है, और ऑक्सीजन गैस यहाँ से रिलीज होती है। बिल्कुल, ऑक्सीजन गैस क्या होती है बच्चों? यहाँ से रिलीज होती है। ऑक्सीजन गैस यहाँ से क्या होगी बेटा? आपके सिंपली ऑक्सीजन गैस यहाँ पे रिलीज होगी। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पे क्या चीज़ें हैं जो कि हमको देखनी है और समझनी है कि भाई अगर हम पर्पल बैक्टीरिया लेते हैं जिसमें ये आपका H2S क्या है बच्चों? H2S यहाँ पर आपका सोर्स ऑफ प्रोटॉन डोनर है। क्या है? ये है सोर्स ऑफ प्रोटॉन डोनर, मतलब H+ कौन प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर? H2S। वहीं अगर हम लोग बात करें इन द केस ऑफ ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया, तो वहाँ पर कौन है भाई? वहाँ पर है अपना H2O। ये है भाई, देखो CO2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। इसका मतलब CO2 अगर दोनों जगह है तो ऑक्सीजन या तो दोनों जगह आनी चाहिए, पर पानी जहां पर है वहां पर ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, जहां पानी नहीं है वहां ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रही। इसका मतलब ऑक्सीजन को रिलीज करने वाला कौन है? वो है अपना पानी। ये करेगा ऑक्सीजन को रिलीज। कौन करेगा? ये करेगा ऑक्सीजन को रिलीज। ऑक्सीजन को रिलीज करने वाला कौन है भाई? हमारा वाटर मॉलिक्यूल, ना कि CO2। ये बात समझ में आई थी नील को। तो इन्होंने किया था, अपना एक्सपेरिमेंट किया बेटा, पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया से कंट्रीब्यूशन लिया और फोटोसिंथेसिस को समझना चाहा। इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया फोटोसिंथेसिस लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में, मतलब लाइट यूज करी विद ऑक्सीजन फॉर्म एन हाइड्रोजन डोनर। हाइड्रोजन डोनर की तरह हाइड्रोजन काम करेगा और रिड्यूस करता है CO2 को। भाई हाइड्रोजन का एड ऑन रिडक्शन ही तो कहलाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है, मतलब हमारा ग्लूकोज बनाता है। तो ये आपकी इक्वेशन है जो हम लोग प्रेजेंट डे की हम लोग पढ़ते आए हैं नॉर्मली। ये जो A है, अगर ये सल्फर है तो ये एनऑक्सीजेनिक हो जाएगा, O है तो वो ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया हो जाएगा। जिससे समझ में आता है कि ऑक्सीजन जो रिलीज हो रही है वो हो रही है वाटर से निकलती है। ठीक है, तो इन ग्रीन प्लांट वाटर इन द हाइड्रोजन डोनर जो ऑक्सीडाइज करता है ऑक्सीजन को। पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया यूज करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन डोनर की तरीके से, इसलिए इनके अंदर सल्फर बाय प्रोडक्ट निकलता है, ऑक्सीजन नहीं निकलती। ठीक है बेटा, तो दिस रिफर दैट ऑक्सीजन इवॉल्व करती है ग्रीन प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और वो कहाँ से आती है? वाटर से आती है, नॉट फ्रॉम दी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आ रही बच्चों। दिस वॉज लेटर प्रपूव्ड दैट रेडियो एक्टिव आइसोटोप हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके भी देखा गया था। ठीक है, तो इससे हमारे पास ये वाली रिएक्शन आई ऑक्सीजेनिक वाली। ठीक है बेटा,
जिससे हम कहते हैं कि हाँ भाई, और आपके फोटोसिंथेसिस के लिए जो ऑक्सीजन आपको चाहिए वो कौन प्रोवाइड करता है, वो वाटर प्रोवाइड करता है स्प्लिट होकर। ठीक है, जब वाटर की स्प्लिटिंग होती है तभी ये प्रोवाइड करता है। स्प्लिटिंग होकर क्या करता है, ऑक्सीजन गैस बनाता है, H+ बनाता है और इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। ठीक है, चलिए बात हम आगे करेंगे। और ओके, चलिए अब हमारे बच्चों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैम लेकर आई है, हर बार लेकर आते हैं हम टॉपिक के ऊपर। चलिए डिस्कस करते हैं। फोटोसिंथेसिस एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। हम कहेंगे बिल्कुल भाई इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे, जिंदा नहीं रहेंगे। क्यों? ये प्राइमरी सोर्स है फूड का ऑन हर अर्थ पे, ये रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए। लेकिन मैम ये दोनों ही सही लग रहे हैं हमको, तो इसका मतलब बोथ ए एंड बी। बिल्कुल सही सोचे हमारे बच्चे, बहुत बढ़िया। डैश, अब ये तो मैम को नहीं आता, हमारे बच्चे बताने वाले। इन 1770 परफॉर्म अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट्स की बात करें जो एसेंशियल है फॉर द रोल ऑफ एयर ग्रोथ इन ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट के लिए एयर का रोल, अच्छा शायद जार वाला था ना, बिल्कुल। तो नाम क्या होगा? जैन इंटरगोस। आपको नहीं मैम, वॉन सेच नहीं, जॉस प्रेस्टली, बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एक्सप्रेस वैन नील रिएक्शन फॉर फोटोसिंथेसिस? कौन सी है फॉर फोटोसिंथेसिस? अभी हमने पढ़ा और हमको याद नहीं रहा तो बहुत ही बुरी बात हो जाएगी। क्या ये है, आप क्या ये है फोटोसिंथेसिस की बैकबोन रिएक्शन, ये है या ये है? तो भाई इनमें से ये वाली हो सकती है, बैलेंस्ड रिएक्शन है। ओके, अब आता है साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या आता है बच्चों हमारे पास? साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। मतलब भाई फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? तो हम कहेंगे बताया तो था कि फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। बिल्कुल, तो हम लोगों को क्या करना है? अब हमको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बनाना है और समझा है। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस मेनली इन ग्रीन लीव्स, जहाँ पे कंटेंट होता है सेपल एप्पल छोड़ो, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है भाई, क्लोरोप्लास्ट में बहुत सारे मेसोफिल सेल्स होते हैं पत्तियों के। क्लोरोफाइल्स अलाइन देमसेल्फ अलोंग द वॉल ऑफ द मेसोफिल। इसमें से अभी हमें कुछ नहीं पढ़ना, अभी पहले हम लोगों को क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम देखना है। चलिए ये रहा। एक काम करते हैं, हम अपना डायग्राम बना लेते हैं, हम अपने डायग्राम में समझ लेते हैं ताकि हमको क्लियरली समझ में आ सके। हम इस डायग्राम को भी फिर देख लेंगे, अपना डायग्राम बनाएंगे तो हमारे लिए इजी रहेगा समझना। बस भाई रुक जा, चलिए ये हो गया हमारा डायग्राम। तो मैम ने आपको किस चीज का डायग्राम बना के दिखाया भाई? क्लोरोप्लास्ट का। दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। बेटा इनर मेम्ब्रेन जो है वो लेस परमिएबल होती है बच्चों, मतलब कम चीज़ों को पास करती है, और आउटर मेम्ब्रेन मोर परमिएबल होती है, बहुत सारी चीज़ों को कहती है। आ जा बेटा आ जा, कोई बात नहीं, ठीक है। और इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलता है। किंचु खेल रहे हैं जैसे हमें ऐसा लग रहा है ना भाई? बिल्कुल। एंड दीज स्ट्रक्चर आर नोन एज ग्राना। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? ग्राना। और इस ग्राना में जो ये पिट्ठू लगाए हैं हमने एक के ऊपर एक, इनको कहते हैं थैलेकोलॉइड। थैलेकोलॉइड, थैलेकोलॉइड। और इस थैलेकोलॉइड के अंदर जो एक खाली जगह है दैट इज कॉल्ड द ल्यूमन ऑफ थैलेकोलॉइड। क्या कहलाता है बच्चों? ये ल्यूमन ऑफ द थैलेकोलॉइड। और जो ये खाली जगह है, जो ये खाली जगह है, ये ओहो दिख ही नहीं रहा मैम हमको, तो जो ये खाली जगह है ये पूरी खाली जगह जो मैम दिखा रही है ग्रीन कलर से बच्चों को, दिस स्पेस, ये खाली जगह पूरी ग्रीन ये खाली जगह जो है बच्चों, ये जो जगह है ये कहलाती है स्टोमा। ठीक है, ये है स्ट्रोमा। ओहो
ये है स्ट्रोमा। अब देखो ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, रिश्ता नहीं तोड़ते। इस जॉइंट को हम कहते हैं स्ट्रोमल लैमिली, स्ट्रोमल लैमिली। देखो ये दिखा हुआ, आउटर मेम्ब्रेन देख ली, इनर मेम्ब्रेन ग्रेनम देख लिया, थैलेकोलॉइड, स्ट्रोमा लैमेला देख लिया, स्ट्रोमा देख लिया, बस इतनी चीज तो थी, सब हमने यहाँ देख लिया। अब हम थोड़ा बहुत इनका काम देख लेते हैं। तो भाई ये स्ट्रोमा में क्या होता है, तो हम कहेंगे कि ये स्ट्रोमा के अंदर यहाँ पर डार्क रिएक्शन परफॉर्मेंस होता है। यहाँ पर क्या होता है स्ट्रोमा के अंदर, डार्क रिएक्शन। और जो बचा ये जो थैलेकोलॉइड है, इसके अंदर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन होता है। क्या होता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन ये रिएक्शन होती है, जो कि मतलब लाइट रिएक्शन है एक तरह की, जो कि लाइट में होगी। और वहीं हमारा जो ये स्ट्रोमल लैमेली, जो धागा है बंधा हुआ, यहाँ पर होती है साइक्लिक फॉस्फोराइजेशन, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, और इट इज एन ऑल्सो टाइप ऑफ अ लाइट रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये हमको याद रखना है क्लोरोप्लास्ट के बारे में। ओके बच्चों, चलिए। ओके, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, दिस इज क्लियर। डिवीजन ऑफ फ्लेवर हमने देख लिया क्लोरोप्लास्ट में। द मेम्ब्रेन सिस्टम जो है वो फोटोकेमिकल होता है, फोटोकेमिकल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है भाई मेम्ब्रेन सिस्टम, फोटोकेमिकल फेस करता है। मतलब मेम्ब्रेन्स में बेटा हम देखेंगे एटीपी और NADPH को बनते हुए देखेंगे, हम जब रिएक्शंस पढ़ेंगे तब देखेंगे कैसे बनता है। वहीं स्ट्रोमा में एंजाइम्स होते हैं जो रिडक्शन करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का और शुगर बनाते हैं। मतलब यहाँ पर होती है डार्क रिएक्शन, जो मैम ने पीछे लिखा कि यहाँ पर क्या होगी, डार्क रिएक्शन के दौरान ये काम होता है। रिएक्शंस पढ़ेंगे तब ये चीज क्लियरली समझेंगे। फिर पिगमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड है भाई मेम्ब्रेन सिस्टम में, बहुत सारे पिगमेंट्स हैं, मेनली 4 पिगमेंट्स होते हैं, योर क्लोरोफिल ए, योर क्लोरोफिल बी, योर कार्टिनॉइड्स, ज़ैंथोफिल्स, ये रहे कुछ पिगमेंट्स हैं हमारे पास, जिसमें से ये है चीफ पिगमेंट, मतलब जिसके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, और ये है एक्सेसरी पिगमेंट, मतलब ये सिर्फ शील्ड करते हैं इसको, इसलिए हम इनको शील्ड पिगमेंट भी बोल देते हैं। या प्रोटेक्टिव पिगमेंट्स होते हैं। कैसे, तो बच्चा सेंटर में होता है क्लोरोफिल ए और चारों तरफ इसके पाए जाते हैं इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं एक्सेसरी पिगमेंट्स। ये मैम ने बनाए हैं आपके एक्सेसरी पिगमेंट्स, क्या, जिसमें क्लोरोफिल बी, कार्टिनॉइड्स और ज़ैंथोफिल्स तीनों हो सकते हैं। ये क्या करते हैं, ये इसका एक तो फोटो ऑक्सीडेशन होने से बचाते हैं, फोटो ऑक्सीडेशन होने से बचाते हैं। और दूसरी चीज, ये मोर हीट ना पहुंचे, मोर हीट से प्रिवेंट करते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो भाई क्लोरोफिल के पास बहुत ज़्यादा हीट ना पहुंच जाए, बहुत ज़्यादा सब्सटेंस ना पहुंच जाए, उससे प्रोटेक्ट करती है इसकी ये लेयर, इसकी ये प्रोटेक्टिव लेयर, जो कि किसकी बनी हुई है, इन एक्सेसरी पिगमेंट्स की। किसकी बनी हुई है बच्चों, एक्सेसरी पिगमेंट्स की। अब जो क्लोरोफिल ए है ये कैसे कलर का होता है, कैसा होता है, तो बच्चों ये होता है ब्लू एंड ग्रीन, ब्लूइश एंड ग्रीनिश कलर। फिर इससे आ जाओ ग्रीन एंड येलो, ये ग्रीन एंड येलो होता है। इस तरीके से आप बनाएंगे, ठीक है, ग्रीन एंड येलो, देन येलो एंड ऑरेंज, और ज़ैंथोफिल आपका ऑरेंज कलर का होता है। ऐसे याद रखने का तरीका है। एक याद रखो ब्लू एंड ग्रीन, फिर ग्रीन को यहाँ पहुँचा दो, येलो लिख दो, येलो यहाँ पहुँचा दो, ऑरेंज लिख दो, और ऑरेंज यहाँ आ जाएगा। एक इनके कलर है, कलर ऑफ द क्लोरोफिल्स, कलर ऑफ द पिगमेंट्स। देखो ये दिखा दिया।
क्रोमैटोग्राफी सेपरेशन में हमने जब किया, क्रोमैटोग्राफी सेपरेशन आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बच्चों, क्रोमैटोग्राफी सेपरेशन हमने किया तो हमने पाया कि हमारी लीफ पिगमेंट में 4 तरह के पिगमेंट्स पाए जा रहे हैं, क्लोरोफिल ए, बी, कार्टिनॉन एंड ज़ैंथोफिल। क्लोरोफिल ए ब्राइट ग्रीन एंड ब्लू कलिश कलर है, मैम ने भी बताया आपको, ये येलोइश कलर है, ये येलो है, और कार्टिन जो है वो येलो या येलो ऑरेंज और रेडिश कलर है। फिर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए is this chief or the main pigment associated with photosynthesis, जो photosynthesis करता है। वहीं ये सब मिलकर क्या है, एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं जो कि प्रोटेक्शन का काम करते हैं, चारों तरफ उसके पाए जाते हैं। एक्सेसरी पिगमेंट हेल्प करते हैं तो एब्जॉर्ब करते हैं लाइट अलग अलग वेवलेंथ की और पास कर देते हैं सेंटर क्लोरोफिल, मतलब पहले ये लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और फिर जितनी ज़रूरत होती है उतनी लाइट ही क्लोरोफिल तक पहुंचाते हैं, ताकि क्लोरोफिल के पास बहुत ज़्यादा लाइट ना पहुंच जाए, खराब ना हो जाए वो। और ये प्रोटेक्ट करते हैं क्लोरोफिल को किससे, फोटो ऑक्सीडेशन से। फिर क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करती है लाइट सबसे ज़्यादा कहाँ पर, तो सबसे ज़्यादा हम लोगों ने देखा था कि भाई फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है, ब्लू एंड रेड रीजन में, इसका मतलब सबसे ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब भी कहाँ पर होती है, ब्लू एंड योर रेड रीजन। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन, देखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ये बताता है कि भाई कहाँ पर सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब हुई है लाइट, एक्शन कहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्शन हुआ है। मान लीजिए हम लोग घर में पौधे को पानी दे रहे हैं, कितना पानी एब्जॉर्ब कर रहा है, वो है उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, और उस पानी को एब्जॉर्ब करके कितना फ्लावर या कितना फूड वो आपको बना के दे रहा है, वो है उसका एक्शन। अगर मान लो जितना पानी आपने दिया उतना ही वो फूड दे रहा है, तो दोनों बैलेंस है, दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। पर पानी दे रहे हो ज़्यादा, खाना नहीं बना रहा, थोड़ा बहुत बना रहा है, तो ये एक ऊपर एक नीचे वाली बात हो गई, ये ओवरलैपिंग वाली केस नहीं है, पर यहाँ पर ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, coincide closely showing that photosynthesis is maximum is blue and red region of the spectra। इसलिए देखो एब्जॉर्प्शन भी सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, ब्लू और रेड में, और फोटोसिंथेसिस भी कहाँ पे सबसे ज्यादा हो रहा है, ब्लू और रेड में। इसका मतलब एब्जॉर्प्शन भी ब्लू और रेड में ज्यादा और एक्शन भी ब्लू रेड में ज्यादा। तो जितना एब्जॉर्ब किया उतना ही एक्शन करते, दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। इन दोनों में यही खास बात है क्लोरोफिल की वजह से। देखिए ये डायग्राम आपको दिखाया, एक्शन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा दोनों चीज दिखाई गई है बच्चों यहाँ पर आपको। चलिए देखिए क्या दिखाया, ग्राफ ए शोइंग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जिसमें क्लोरोफिल ए, बी और कार्टिनॉइड्स दिया हुआ है। चलो ठीक है मैम, समझ लेते हैं हम एक बार इस चीज को। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्लोरोफिल ए की बात करते हैं। देखो ये आपकी वेवलेंथ दिखाई है लाइट की, जिसमें बहुत सारे 7 रंग होते हैं, हमें पता है। तो अगर हम बनाएंगे तो ये रहा वेब ग्योर, मैम ने थोड़ा सा ज्यादा ही इधर लिख दिया। ठीक है, वेब ग्योर क्या है भाई, ये रहा वेब ग्योर। 7 रंगों में टूट गई आपकी वेवलेंथ, जो कि नैनोमीटर में दे रखा है। चलो ठीक है भाई, समझ आ गई। देखो सबसे पहले अगर हम क्लोरोफिल ए का देखें तो ये रहा, ये वाला ट्रेस है क्लोरोफिल ए, दिस इज योर क्लोरोफिल ए, ये रहा। तो सबसे पहले मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन वो रहा ब्लूइश रीजन में, किसमें हुआ, ब्लू रीजन में, एंड देन मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन एट द फॉर्म ऑफ रेड रीजन। फिर आपको दिखाया क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी का देखिए यहाँ पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन वही ब्लूइश रीजन में, मतलब ब्लूइश आ रहा है, वैसे तो वायलेट चल रहा है वैसे। और फिर दूसरा एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम रेड रीजन में। फिर कार्टिनॉइड्स का दिखाया, जिसका एब्जॉर्प्शन आपको दिखाया जा रहा है, ये रहा, ये रहा, यही रहा, ये रहा। मैक्सिमम इंडिको वाले में और ब्लूइश वाले में, इसमें एब्जॉर्प्शन है, अलग अलग दिखाया। फिर यहाँ पे वेवलेंथ दिखाई, ग्राफ स्पेक्ट्रम फोटोसिंथेसिस का। तो बेटा फोटोसिंथेसिस भी अगर देखोगे तो ये रहा वेब ग्योर
आर में और ब्लू में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है। इसका मतलब ब्लू रीजन और रेड रीजन में ही एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है और ब्लू रीजन में ही और रेड रीजन में भी ही एक्शन ज़्यादा है। तो दोनों के दोनों क्या करते हैं, अगर हम एक के ऊपर एक लग देंगे तो ओवरलैप करते हैं। क्यों ओवरलैप करते हैं? क्योंकि दोनों के अंदर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, दोनों के अंदर क्लोरोफिल ए। भाई फोटोसिंथेसिस कर रहा है वो भी क्लोरोफिल ए, एब्जॉर्प्शन भी सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है? क्लोरोफिल ए। तो दोनों के अंदर क्लोरोफिल ए क्या है, यहाँ पर ये कॉमन चीज है, कॉमन कड़ी है। इसकी वजह से दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए कर दिया ओवरलैप, ये रहा और ये रहा, ओवरलैप कर रहा है। ग्राफ शोइंग एक्शन एंड फोटोसिंथेसिस सुपर इम्पोज हो रहे हैं दूसरे के एक के ऊपर एक के ऊपर ही एक आ जाना, सुपर इम्पोज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए। ठीक है, चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के लिए क्या जरूरत भाई, लाइट रिएक्शन इसका मतलब लाइट चाहिए, एटीपी प्रोड्यूस होती है, NADPH प्रोड्यूस होती है। तो बेटा हम कहेंगे सारी चीजें सही है इसके लिए, लाइट रिएक्शन के लिए। अभी हमने पढ़ी नहीं है, पढ़ेंगे तब क्वेश्चन वैसे हो जाएगा। अच्छा क्लोरोफिल ए कैसा था मैम, आप कहोगे कि ये था मैम कुछ ग्रीन ब्लू है ना, ग्रीन ब्लू कहाँ गया, ब्राइट और ब्लू ग्रीन, चलो भाई यही है। क्लोरोफिल बी कुछ येलो, ज़ैंथोफिल येलो ग्रीन, कार्टिनॉइड येलो टू येलो, मतलब सारे ही सेम ना मैच कर रहे हैं, इसका मतलब सेकेंड आ जाएगा, सारे सेम। येलो ग्रीन करेक्ट, येलो ग्रीन था, फिर हमारा आ रहा है येलो एंड फिर आ रहा है येलो टू येलो ऑरेंज। ठीक है, ये आ जाएगा। चलो हाँ भाई, तो क्या क्या बात कर ली अब तक हम लोगों ने। तो बच्चों हमने अब तक बात कर ली है फोटोसिंथेसिस के बारे में। वी हैव टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये सब चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें करना है आगे का सिस्टम जिसका नाम है फोटो सिस्टम, जिसके अंदर ये रिएक्शंस अकर होती हैं। फोटो सिस्टम्स के अंदर ही ये रिएक्शंस अकर होती हैं, ये हमें डिस्कस करना है। द पिगमेंट्स, अब देखो भाई पिगमेंट्स की बात कर रहे हैं, आर ऑर्गेनाइज इन द थाइलाकोलॉइड मेम्ब्रेन। थाइलाकोलॉइड मेम्ब्रेन में बहुत सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों। दो डिस्क्रीट फोटो सिस्टम्स यहाँ पर पाए जाते हैं। एक होता है अपना फोटो सिस्टम 1 जिसकी वेवलेंथ होती है 680 नैनोमीटर की एब्जॉर्प्शन की, सॉरी 700 नैनोमीटर की, और फोटो सिस्टम सेकेंड की होती है 680। तो ये 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, वही फोटो सिस्टम फर्स्ट 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जो कि विजिबल रेडिएशन के अंदर मिलती है हमको। ईच फोटो सिस्टम हैज वन स्पेसिफिक क्लोरोफिल ए, दोनों के पास क्लोरोफिल ए होता है, और कुछ और भी पिगमेंट्स होते हैं जो कि इनके प्रोटीन को घेर के रखते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा है कि क्लोरोफिल ए जो है वो एक नेसेसरी पिगमेंट है, इसको एक्सेसरी पिगमेंट्स यहाँ पे घेर के रखेंगे। अब वो एक्सेसरी पिगमेंट्स क्या क्या होते हैं बेटा, वो एक्सेसरी पिगमेंट आपके क्लोरोफिल बी हो सकता है, आपके ज़ैंथोफिल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं वो, ठीक है, जो इसको चारों तरफ से क्या करते हैं यहाँ पर ये घेर के रखते हैं। दीज आर एक्सेसरी पिगमेंट्स। कैसे पिगमेंट्स? एक्सेसरी पिगमेंट्स, जिसमें क्लोरोफिल बी भी है, जिसके अंदर ज़ैंथोफिल्स भी है बच्चों, और जिसके अंदर फेरेडॉक्सिन भी है। मतलब कोई भी हो सकता है, वो इसको क्या करते हैं, घेर के रखते हैं। या सिंपल भाषा में कहें तो भाई कितनी सनलाइट इस क्लोरोफिल के पास जानी है, ज्यादा से जाएगी तो क्लोरोफिल डैमेज हो सकता है, कितनी लाइट जानी है उसके बारे में उनका जो डिसीजन है वो यही हमारे सारे के सारे एक्सेसरी पिगमेंट्स ही लेते हैं। ठीक है, एंड दिस इज द मेन पिगमेंट या नेसेसरी पिगमेंट। ओके बच्चों, क्लोरोफिल ए फॉर्म द रिएक्शन सेंटर, मतलब यहीं पर रिएक्शन होने वाली है जो कंप्लीट करेंगे हम। द एक्चुअल रिएक्शन टेक प्लेस यहीं पर होता है, वाइल दी अदर पिगमेंट्स जो कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिसको हम LHC बोल सकते हैं, ये सारे के सारे इस एंटीनी की फॉर्म में इसमें अरेंज होते हैं। फोटो सिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर भी 700 होता है, मतलब कि 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। वही फोटो सिस्टम सेकेंड का रिएक्शन सेंटर 680 होता है, जिसमें ये एब्जॉर्ब करता है 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाली लाइट को। ठीक है बच्चों, चलिए इतनी बात समझ में आई। फिर फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप में होती है। एक होती है लाइट रिएक्शन, जिसको हम लोग जो कि लाइट के बिना काम नहीं हो सकता, या फोटोकेमिकल रिएक्शन जिसमें हम साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक पढ़ते हैं बच्चों, जिसमें हमें पढ़ना होगा साइक्लिक रिएक्शन और नॉन साइक्लिक रिएक्शन। और बेटा डार्क रिएक्शन होती है जिसको बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं, ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। कैसी है बच्चों ये? इट इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन।
ये लाइट से इंडिपेंडेंट है, लाइट हो तो भी होगी, नहीं हो तो भी होगी। फोटोकेमिकल फेज डायरेक्टली किस चीज के लिए होता है भाई, क्यों हो रहा है फोटोसिंथेसिस, ताकि आपकी लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करें और उसे हम क्या बना सकें, एटीपी बना सकें। इसी फेज में वाटर स्प्लिट होता है, पानी टूटता है, जिसको हम फोटोलाइसिस या हाइड्रोलाइसिस कहते हैं, इन हाइड्रोजन गैस और इन ऑक्सीजन गैस एंड द लिबरेशन ऑफ NADPH, जो कि ATP की फॉर्मेशन है। बेटा एक NADPH से हम पढ़ेंगे, एक NADPH जो है वो 3 मोल्स ऑफ ATP में कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर, मतलब ETC सिस्टम के जो हम लोग पढ़ते हैं तब हम इस चीज को यहाँ पर देखते हैं। ठीक है बच्चों, ATP और NADPH ये इस फेज में बनने वाली चीजें हैं और ये बायोसिंथेटिक फेज में यूज होती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ATP में कन्वर्ट होती है, वो मैंने आपको बताया। फिर बायोसिंथेटिक फेज मतलब डायरेक्ट रिएक्शन, डज नॉट डिपेंड अपॉन लाइट, लाइट पे डिपेंड नहीं करती भाई, कुछ भी हो इसमें बनता क्या है भाई, ATP एंड NADPH। बायोसिंथेटिक प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहता है, लाइट हो या ना हो। इस फेज में कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होती है और क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट। हमने पढ़ा कि रिएक्शन का मतलब क्या है, फोटोसिंथेसिस का मतलब ही होता है कि आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है उनको रिड्यूस करके वाटर का स्प्लिट करना और CO2 को रिड्यूस करना। हमने पढ़ा था ना कि भाई हमें पता चला था एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि वाटर ही वो सोर्स है जिससे क्या निकलती है, ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है, यही करता है ना, CO2 तो नहीं करता। ये हमने पढ़ा था, इसमें जो और H2 गैस में कन्वर्ट होता है स्प्लिटिंग होने पर, ये H2 गैस CO2 से कंबाइन होती है जिसको हम रिडक्शन कहते हैं और कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज की फॉर्म में। ये होती है ग्लूकोज जो कि बनता है और आगे जाके स्टोर होगा अगर, तो बेटा ये स्टोर हो जाता है इन दी फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च की फॉर्म में क्या हो जाता है बेटा, ये स्टोर हो जाता है। ठीक है, ये चीजें हमने देखी थी। चलिए फोटोसिंथेसिस ऑफ, ये आपको दिखा दिया फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर में क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से होता है। तो देखो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले नॉन साइक्लिक रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं। चलिए पहले एक दो पॉइंट इसके रीड कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। जब 680 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब कर लेती है सफिशिएंट लाइट, तो यहाँ से एक्साइटेड होकर, अच्छा चलिए हम अपने डायग्राम को देख लेते हैं, यहीं से समझ लेते हैं, यहीं से हमें सब कुछ क्लियरली समझ में आता है। चलो भाई देखो क्या दिया है हमें। सबसे पहले ये आपको एक डायग्राम दिखाया गया है किसका, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन। अब नॉन साइक्लिक क्यों है बेटा, बच्चा नॉन साइक्लिक का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन यूज होगा ना वो वापस नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन यूज ही हो गया, चला गया। साइक्लिक उसे कहते हैं जो चलती रहती है, पर ये खत्म हो जाएगी। फोटो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें सनलाइट होती है बेटा, सनलाइट होती है मतलब लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। और फॉस्फोराइजेशन का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर एडिशन ऑफ फॉस्फेट, एडिशन ऑफ फॉस्फेट। तो ये मतलब होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन का। चलिए अब सबसे पहले होता क्या है, तो सबसे पहले अपने के हमारे पास होता है फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 1 बिल्कुल, जो कि हमारा बैटर है, यहाँ बैठा रहता है। हमारे को चाहिए सूरज जी, बिना सन के तो हमारा काम नहीं हो सकता, तो हमें अपने सन बनाना पड़ेगा। ये रहा हमारा सन, ये रहा हमारा सूरज। तो भाई सूरज से लाइट आती है, आप कहेंगे मैम बिल्कुल आती है, सूरज से लाइट आ रही है, ये आ रही, सूरज से लाइट आ रही है, ये आ रही। कौन सी वेवलेंथ की लाइट आ रही है, तो भाई जो इसको चाहिए, इसको 680 चाहिए ना, तो यहाँ से आ रही है 680 नैनोमीटर की लाइट। अब जैसे ही 680 नैनोमीटर की लाइट इस फोटो सिस्टम सेकंड पर पड़ती है, इस फोटो सिस्टम सेकंड के अंदर होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, फोटो सिस्टम सेकंड पे जैसे ही लाइट पड़ती है, इसको मैं pH सेकंड लिख रही हूँ, फोटो सिस्टम सेकंड पर जैसे ही आपकी सनलाइट पड़ती है 680 नैनोमीटर की बच्चों, तो यहाँ पर जो वाटर होता है वो स्प्लिट होता है लाइट की मदद से, कन्वर्ट होता है H2 में, या ऐसे दिखाएंगे कि यहाँ से O2 गैस निकल रही है, O2 रिलीज होता है, 2 H+ बनते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होते हैं। तो भाई यहाँ से क्या होता है, ये दिखाया गया रहा, वाटर है, स्प्लिट हो गया 2H+ और हाफ वाटर और 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये बिल्कुल बॉल की तरह काम करेंगे। अपना बैटर है, बैटर मारेगा छक्का, बैटर लेगा एनर्जी, फोटो सिस्टम ने एनर्जी ली, उस एनर्जी से क्या करेगा, ये बैटर हमारे इन 2 इलेक्ट्रॉन को कराएगा जंप, फेंक देगा ऊपर से कि चलो भागो यहाँ से,
फेंकेगा इनको। भाई जैसे ही फेंकेगा तो वहां खड़ा होगा, फिल्टर कहेगा आई कैच, खत्म, आउट हो गया। तो यहाँ पर होते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। क्या होता है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हमारे पास। तो जैसे ही यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, भाई 2 इलेक्ट्रॉन उछाला और उछाल के किसने एक्सेप्ट किए? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने। देखो ये रहे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो एक्सेप्ट कर रहे हैं। फिर अब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये यहाँ पर भी शोर मचा रहे होंगे। इनको जाना है तो ये जाएंगे साइटोक्रोम बी के पास, पहले फेरोडॉक्सिन के पास भी जाते हैं बच्चों ये, ठीक है। तो ये रहा साइटोक्रोम बी के पास जाएंगे, फिर आगे यहाँ से साइटोक्रोम टी के पास जाते हैं। और इस प्रोसेस में जब ये जाते हैं तो यहाँ पे जो एडीपी होता है वो कन्वर्ट किस में हो जाता है? एटीपी में। एक एनर्जी प्रोडक्ट बन गया। फिर ये जाते हैं डायरेक्ट पास होते हैं पीसी में और पहुंच जाते हैं सेकेंड फोटो सिस्टम के पास, फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास, जो कि 700 नैनोमीटर की लाइट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। इसके पास आ जाएगा। जैसे ही इसके पास आएंगे, भाई ये भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए इसके पास। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों इसके पास आएंगे, ये यहाँ से इनको जंप कराएगा। क्यों कराएगा? क्योंकि इसने भी तो 700 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब की है, एनर्जी ली है भाई। जंप कराएगा। कैच कौन करेगा? वही खड़ा हुआ हमारा फिल्टर खड़ा हुआ है जो कैच कर रहा है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पीईए कैच करेगा और इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को पहुंचाएगा फेरोडॉक्सिन में, ठीक है बेटा। और इसी फेरोडॉक्सिन के अंदर यहाँ पे NADP कन्वर्ट हो जाएगा NADPH में, मतलब एक एनर्जी सोर्स में। और फिर ये रिएक्शन, ये जो NADPH है ये जाएगा और जाकर कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन में हेल्प कराएगा। मतलब कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन यूज हुआ वो यूज हो गया, वापस नहीं आया। इसीलिए हम इसे बोलते हैं कि ये नॉन साइक्लिक है। और इसको ना Z स्कीम भी कहा जाता है। Z स्कीम क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि देखो आप देख रहे होगे तो यहाँ पर है, देखो ये कह रहा, मैं बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे एक ये Z बन रहा है, ये रहा Z बन रहा है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज Z स्कीम, ठीक है बच्चों। इसलिए हम इसे Z स्कीम कहते हैं। तो यहाँ पर क्या बना? तो बेटा यहाँ पर जो बाय प्रोडक्ट बना है, बाय प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें बनी? 2 चीजें एटीपी बनी। एक बना है अपना एटीपी और एक बना है NADPH। तो इस प्रोसेस के दौरान ये होता है, ठीक है बच्चों। तो यही चीजें हमें यहाँ दे रखी है। नॉन साइक्लिक में जब 680 एक्वायर करता है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है, एमिट होता है, पहुंचता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। हाई पोटेंशियल एनर्जी से इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा प्राइमरी एक्सेप्टर, फिर पहुंचेगा प्लास्टोक्विनोन, फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, फिर प्लास्टोसाइनिन इसके पास पहुंचेगा। उसके बाद P700 मतलब फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास जाएगा, जहां से पहुंचेगा फेरोडॉक्सिन जो कि NADP प्लस H2H+ से क्या बना देगी? NADPH2 कन्वर्ट कर देती है, ठीक है बच्चों। तो ये चीज हमने देख ली। फिर फेरोडॉक्सिन ट्रांसफर करता है, बता दिया मैम ने आपको। द लॉस्ट इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का लॉस्ट हुआ फोटो सिस्टम सेकेंड में, वो रिप्लेस करेगा इलेक्ट्रॉन जनरेटेड बाय द वाटर। मतलब बार बार पानी टूटता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन आता जा रहा है, पर जो गया ना वो वापस नहीं आया। सिंस इलेक्ट्रॉन आर लॉस्ट बाय फोटो सिस्टम सेकेंड इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, आएगा नहीं वापस इस प्रोसेस में, एटीपी फॉर्मेशन होगा। और इसी को हम लोग इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर हुआ है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन। आपको मैम हमने तो एडिशन ऑफ पी तो देखा ही नहीं, तो बेटा एडीपी देखी थी, एडीपी में पी जुड़ा था, क्या बना था? एटीपी। हुआ था नहीं हुआ था फॉस्फेट का एडिशन, इसीलिए ही तो, ठीक है। तो ये होता है हमारा नॉन साइक्लिक। अब है हमारा साइक्लिक फॉस्फोराइजेशन। ओके, चलिए साइक्लिक भी देख लेते हैं। अब नाम हमने साइक्लिक दिया है, इसका मतलब है कि भाई यहां पर जो इलेक्ट्रॉन यूज होगा क्या वापस आएगा? बिल्कुल आएगा। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो रीयूज होता रहेगा। और फोटो का मतलब यहां पर भी लाइट से है, फॉस्फोराइजेशन का मतलब यहां पर भी एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप है,
बिल्कुल वही है, देखो ये दिखी हुई साइक्लिक। और इसके अंदर भी दो फोटो सिस्टम्स होते हैं, एक फोटो सिस्टम फर्स्ट, ठीक है जी। चलिए तब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले रिएक्शन सेंटर फोटो सिस्टम फर्स्ट है अपना। चलिए ठीक है जी, समझ लेते हैं यहाँ पर हम लगा। यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर भाई हमारे पास हमारा फोटो सिस्टम फर्स्ट है जो कि क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। वहाँ पे सेकंड भी होता है, यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट में काम हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, सनलाइट जैसे ही इसके पास 700 नैनोमीटर की लाइट आएगी तो बेटा इसके पास ना इलेक्ट्रॉन पहले से ही प्रेजेंट होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पहले से ही प्रेजेंट। तो ये रहा इसके पास दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जैसे ही इसके पास लाइट आई भाई फोटो सिस्टम ने दे दी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन लगे फुदकने, और जैसे ही फुदकोगे यहाँ बैठा होगा आपका फिल्डर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो कहेगा मैं तो नहीं छोड़ूंगा, पकड़ लेगा। जैसे ही पकड़ेगा तो भाई ये इलेक्ट्रॉन पहुंच गए इसके पास, फिर यहाँ से जो जाएंगे साइटोक्रोम बी के पास जाएंगे, फिर जाएंगे साइटोक्रोम एफ मतलब फेरेडॉक्सिन के पास। तो यहाँ से क्या बनेगी, एटीपी में फॉस्फेट ऐड हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगी एटीपी में। और बच्चों यहाँ से जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर थे दो इलेक्ट्रॉन, फेरेडॉक्सिन इन दो इलेक्ट्रॉन को वापस लाके दे देगा इसी फोटो सिस्टम के अंदर, वापस ला देगा इन्हीं दो इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और पूरा वापस आ रहे हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं, तभी तो साइक्लिक वर्ड दिया है। जब फोटो सिस्टम 700 एक्टिवेट हुआ लाइट से तो उसने एनर्जी रेज की, जिससे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब दो इलेक्ट्रॉन एमिट हुए बच्चों। ये इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया, पकड़ा किसने, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने, जिससे वही पास हुआ फेरेडॉक्सिन। वहां पे पहले प्लास्टोक्यूरिन था पर यहाँ पर पहले फेरेडॉक्सिन आ जाता है, फिर प्लास्टोक्यूरिन, साइटोक्रोम बी कॉम्प्लेक्स एंड प्लास्टोसाइनिन। अच्छा बेटा यहाँ पर साइटोक्रोम से पहले यहाँ पर फेरेडॉक्सिन भी होता है, और इस फेरेडॉक्सिन के अंदर भी यहाँ पर आपकी एडीपी होगी जो कि कन्वर्ट हो जाएगी एटीपी में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई यहाँ पर प्रोडक्ट में कितनी एटीपी और एनएडीपी बनती है, तो यहाँ पर दो एटीपी बनती है, वहां पे एक एटीपी बनती थी और एक एनएडीपीएच बनता था। तो फेरेडॉक्सिन हमेशा एटीपी, वहां पे फेरेडॉक्सिन एनएडीपीएच2 बना रहा है, तो यहाँ पर एटीपी बना रहा है, ठीक है। फाइनली डीजेनराइट इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस आ जाएंगे P700 के पास, घूम फिर के भाई, घूम फिर के अपना बच्चा वहीं शाम को लौट आया है। सिंस द इलेक्ट्रॉन कम बैक टू P700 के पास इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है, वापस आ गया है। इस प्रोसेस में एटीपी फॉर्मेशन हुई है, इसीलिए तो कहते हैं साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। बिल्कुल, बस इतनी सी चीजें बताओ, दो रिएक्शंस, और इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है बच्चों, तो इसको अच्छे से समझना है, अच्छे से करना है। तो बच्चों क्या तक क्या कर लिया हम लोगों ने अभी तक? अब तक हम लोगों ने साइक्लिक, नॉन साइक्लिक मतलब लाइट रिएक्शन कंप्लीट कर ली है। वी हैव टू डू अ कीमोस्टैटिक हाइपोथेसिस हम लोगों ने कंप्लीट किया, जिसके द्वारा हमने देखा कि भाई हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन अंदर ज्यादा होती है, बाहर कम होती है, हाइड्रोजन बाहर आते हैं तो एटीपी का जो सिंथेसिस होता है उसको घुमाते हैं और एटीपी बन जाती है, हमने देखा वो। अब आता है अपना भाई लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शंस जो कि लाइट इंडिपेंडेंट होती हैं। दीज आर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, इनको लाइट से कोई मतलब नहीं है, लाइट हो या ना हो ये रिएक्शंस तो होनी है। इनको हम बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज बायोसिंथेटिक फेज। इसके अंदर हमें C3 साइकिल, C4 साइकिल एंड C2 साइकिल भी पढ़नी है। द प्रोसेस, वो प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट बनती है, इज कॉल्ड कार्बन फिक्सेशन। और उस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं बच्चों? कार्बन फिक्सेशन। द प्रोसेस ऑफ यूज ऑफ एटीपी और NADPH प्रोड्यूस इन फोटोकेमिकल लाइट रिएक्शन फेज, वहां पे यूज होता था। कार्बन फिक्सेशन अकर इन स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, डार्क रिएक्शन में स्ट्रोमा में होता है। लाइट रिएक्शन में हमने देखा था कि भाई आपके टैंगेनमेंट में हो रहा था, थाइलोकोलॉइड में हो रहा था, कहीं कहीं स्ट्रोमा लैमेली में हो रहा था। बाय अ सीरीज ऑफ एन एंजाइम कैटलिस्ट, बहुत सारे एंजाइम कैटलिस्ट की रिएक्शन की मदद से ये होता है। चलो देख लेते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले अपना है C3 पाथवे, जिसको कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। अब ऐसा क्यों है, क्या है? तो बेटा C3 पाथवे क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा यहां पर जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो
कार्बन 3 होता है, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है बच्चों यहाँ पर, इसलिए हम इसे बोलते हैं, कैल्विन साइकिल क्यों बोलते हैं वो समझ लेते हैं। द पाथ ऑफ अ कार्बन इन डार्क रिएक्शन वॉज ट्रेस्ड बाय मेल्विन कैल्विन, इन्होंने किया था डिस्कवर थ्रू अ टेक्निक जिसका नाम था ऑटो रेडियोग्राफी। इन्होंने एक आइसोटोप यूज किया था कार्बन जिसका मास है 14, ठीक है, इसलिए इस पाथवे को कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। इसमें 3 फेसेस होते हैं, कार्बोक्सिलेशन जिसका मतलब होता है बेटा एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एडिशन ऑफ CO2, रिडक्शन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का रिड्यूस होकर क्या बना देना, कार्बन डाइऑक्साइड का रिड्यूस होकर कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन कर देना, बल्कि हम इसे कहते हैं रुबिस्को बना देना, और रीजनरेशन ऑफ रियूब, फिर दोबारा रियूब का रीजनरेशन होना। देखिए क्या है कार्बोक्सिलेशन, सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन में होता क्या है, तो बेटा 6 कार्बन मॉलिक्यूल जिसका नाम है राइबोलेज 1,5 बाइफॉस्फेट रिएक्ट करता है। यहां पर क्या होता है 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, RUBP बोलते हैं हम इसे, राइबोलोज बाइफॉस्फेट, क्या नाम है राइबोलोज बाइफॉस्फेट। ये बाइफॉस्फेट क्या करता है बच्चों, तो ये राइबोलोज बाइफॉस्फेट ये कार्बन एक्सेप्टर है, CO2 को एक्सेप्ट करेगा, तो ये CO2 के साथ रिएक्शन करेगा। ये है 5 कार्बन मॉलिक्यूल, ये हो गए 6 कार्बन मॉलिक्यूल, दोनों रिएक्ट करते हैं एंड फॉर्म करते हैं 6 कार्बन कंपाउंड जो कि बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है। 6 कार्बन मॉलिक्यूल का यहाँ पर क्या करते हैं, ये फॉर्मेशन करते हैं। द रिएक्शन जो है, अब इसको कैटलिस्ट करने के लिए, इस रुब को यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए 6 कार्बन मॉलिक्यूल के अंदर बेटा यहाँ पर एक एंजाइम लगता है जिसका नाम है रुबिस्को, रुबिस्को एंजाइम लगता है जिसको हम बोलते हैं RUBP कार्बोलेज, रुबिस्को लगता है। 6 कार्बन कंपाउंड जो है वो ब्रेक होता है 12 मॉलिक्यूल 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यही है इसका फर्स्ट प्रोडक्ट। फिर यहाँ पर जब रुबिस्को इसमें डालता है तो यहाँ पे 6 कार्बन मॉलिक्यूल बन जाता है, और ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल ये जो हमारा जिसका नाम है बेटा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जिसका नाम क्या है बच्चों ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये बनता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल बन जाता है। और ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो है फिर आपका आगे जाके टूटता है, आगे जाकर ये क्या होता है बेटा मैलेट बनता है, मैलिक एसिड बनता है, मैलेट हम इसे बोल देते हैं। फिर आगे जाकर ये ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होके चलो आपके मैं डायरेक्टली वैसे मैं ये वाला पॉइंट मिस कर रही हूँ इसमें से, ये यहाँ पर आगे जाके ब्रेक होता है। 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन से 3 कार्बन के मॉलिक्यूल बनते हैं जिसको हम लोग कहते हैं PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये एक कार्बन मॉलिक्यूल ऐसे 2 मोल्स बनाएगा, ये किसके PGA के फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 मॉलिक्यूल्स बनाएगा PGA के बना देगा 3 कार्बन कंपाउंड, और यही PGA कंपाउंड यहाँ पर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है बच्चों, यही क्या है इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, जिसकी वजह से इस साइकिल को C3 साइकिल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है बेटा यहाँ पर वो यहाँ पर 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स का है, इसीलिए C3 साइकिल। तो सबसे पहले कार्बोक्सिलेज में क्या हुआ, आपका जो र्यूब था वो कन्वर्ट हो CO2 से रिएक्ट करके रुबिस्को से बना है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 6 कार्बन मॉलिक्यूल, फिर फर्दर वो डिवाइड हो जाता है और बन जाता है 2 PGA मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है। फिर होता है बच्चों रिडक्शन। अब रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन में 12 हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो PGA बना है, हमारा जो क्या बनता है बेटा PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये रिड्यूस होता है, कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे डाइफॉस्फेट ग्लिसरेट में, किसमें डाइफॉस्फेट ग्लिसरेट बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, डाइफॉस्फेट ग्लिसरेट में ऐड हो जाता है, और फिर बाद में रिड्यूस होता है ये फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड में, जिसको हम PGAL बोलते हैं। ठीक है, किसमें होता है बेटा फॉस्फोग्लिसरिडिहाइड, फॉस्फेट एंड एल्डिहाइड ग्रुप, इसमें कन्वर्ट होता है यहाँ पर ये
और बेटा पीजीए सबसे पहले डाइफॉस्फेट ग्लिसरेट बनता है हाइड्रोजन के रिडक्शन से, फिर आगे बनता है। अब इस प्रोसेस के दौरान 2 मोल्स ऑफ एटीपी यूज होती है। इस प्रोसेस के दौरान बेटा 2 मोल्स ऑफ एटीपी कन्वर्ट होते हैं, 2 मोल्स ऑफ एडीपी प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनते हैं, और 2 ही NADPH मॉलिक्यूल जो है वो NAD प्लस H निकलता है, और यही H जो है जिसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर द रिडक्शन प्रोसेस। तो इसमें भयंकर मात्रा में एनर्जी चाहिए, बहुत खर्चा है इस प्रोसेस में यहाँ पर, ठीक है। ये देखा हुआ 12 मॉलिक्यूल, 12 दिखाया क्यों वो भी हम बाद में बात करेंगे कि 12 क्यों दिखाया है मैम। यहाँ पर फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो गया PgAl में, किसकी मदद से, ATP और NADP दिखाया। 2 मोल PgAl जो है वो डाइवर्टेड होते हैं सिंथेसिस ऑफ शुगर एंड देन द स्टार्च। फिर जो PgL की मॉलिक्यूल है यही आगे जाके शुगर ग्लूकोज बनाता है, और वो जाके आगे स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ द स्टार्च। चलिए अब भाई हम लोगों ने जो RUBP को जो हम लोगों ने रिड्यूस किया था, अब हमें चाहिए वो वापस रीजनरेशन करना है। तो कैसे रीजनरेशन होगा भाई, आप इस साइकिल को कंटिन्यू करते हैं तो प्राइमरी एक्सेप्टर कार्बन डाइऑक्साइड और RUBP दोबारा रीजनरेट होता है। क्या कैसे होगा भाई, हमारे पास जो PgL बना है, फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड जो बना है बेटा हमारे पास, वो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन करता है जिससे ये आगे दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा RUBP में। पर इस प्रोसेस के लिए 1 मोल ATP यूज होता है जिससे ये ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में ये कन्वर्ट होता है और CO2 रिलीज होती है, और ये CO2 दोबारा से फिर उसी रिएक्शन को फॉलो करती है। 5 कार्बन घटाओ ग्रुप बन जाता है। The formation of 6 molecule of lube requires 6 ATP molecules। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, तो बच्चों इससे हम लोग ये याद रखेंगे कि भाई इस प्रोसेस में 3 चीजें यूज हुई। एक ATP यूज हो रहा है, एक NADPH यूज हो रहा है बच्चों, और एक हो रहा है हमारा CO2 यूज, कार्बन फिक्सेशन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। कितने ATP के मॉलिक्यूल यूज हुए तो देख लेते हैं भाई, यहाँ पर 2, और इस प्रोसेस में 3 ATP के मॉलिक्यूल्स हुए। NADPH कितने यूज हुए भाई, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स यूज हुए। और कितनी CO2 यहाँ पे रिलीज हुई है, तो एक ही रिलीज हुई है, वहां तो कंडेंस हुई थी ना, यही वाली तो कंडेंस हो रही थी एक। इसका मतलब 3, 2, 1। एक PgL मॉलिक्यूल जब बनता है तो इतना रिलीज होता है एक में, इसमें, ठीक है। अब ये मतलब कि यहां से सिर्फ एक CO2 बनी है, और कितने कार्बन चाहिए होते हैं भाई ग्लूकोज बनने के लिए, 6। इसका मतलब कि ये जो हमारा है 3, 2, 1, ये 6 कंपाउंड चाहिए हमें ऐसे। तो इसको हम कर देंगे, इसका मतलब यहां पर जो हमें 1 ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए, एक ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए कितनी ATP चाहिए भाई, एक CO2 के लिए 3 ATP चाहिए। तो ऐसे 6 कार्बन डाइऑक्साइड यूज होंगे C2H6 ग्लूकोज बनाने के लिए। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मतलब 18 ATP मॉलिक्यूल्स आएंगे। कितने NADPH चाहिए भाई अपने को, 2 और 6, 6 दूनी 12, 12 मॉलिक्यूल चाहिए। कितने CO2 के मॉलिक्यूल चाहिए बेटा अपने को, 6। तब जाके क्या बनेगा, आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा, बनेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। ये 3 प्रोसेस होते हैं। कार्बोक्सिलेशन के अंदर आपका जो कंपाउंड है र्यूब, वो सबसे पहले रूबिस्को से ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करता है, रूबिस्को से कन्वर्ट होकर बन जाता है आपका 6 कार्बन मॉलिक्यूल ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। फिर वो टूटकर सबसे पहला फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है बेटा PGA बनने के बाद रिडक्शन प्रोसेस शुरू होता है, जिसके अंदर आपका जो PGA बना है बेटा वो सबसे पहले रिड्यूस होकर बनाएगा डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और फिर दोबारा रिड्यूस होकर बन जाएगा फॉस्फोग्लिसरेट। फॉस्फोग्लिसरेट जैसे बन जाता है तो इस प्रोसेस में 2 ATP और 2 NADPH चाहिए होते हैं। इसके बाद जब ये प्रोसेस हो जाता है तो अपन को वापस चाहिए र्यूब, दोबारा वापस चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास फॉस्फोग्लिसरेट है उसको हम लोग ब्रेक डाउन करवाते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है जिससे वो दोबारा र्यूब प्लस CO2 रिलीज करता है, एक मॉलिक्यूल CO2 रिलीज करता है। पर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए अपन को 6 बार 6 चाहिए, कम से कम 6 CO2 चाहिए होते हैं। इसका मतलब एक ग्लूकोज बनाने के लिए इस साइकिल को 6 बार कंप्लीट होना पड़ता है, ठीक है बेटा। तो ये पूरी प्रोसेस है जिसको हम लोग पढ़ते हैं C3 साइकिल। और ये C3 साइकिल बेटा ऑल डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स में होती है, ये डाइकॉट्स में भी होती है, और ये रिएक्शन सारे के सारे मोनोकॉट्स में। तो जितने भी हरे भरे प्लांट हैं जो खाना बना सकते हैं, हर कोई करता है यहाँ पर C3 कैल्विन साइकिल। चलिए एक बार फटाफट से यहाँ पे देख लेते हैं
कि क्या हुआ था, हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है वैसे कैल्विन साइकिल को। क्या हुआ था कैल्विन साइकिल के दौरान कि भाई सबसे पहले हमारे पास क्या था, सबसे पहला प्रोसेस होता है कार्बोक्सिलेशन, जिसके अंदर क्या होता है भाई, हमारे पास CO2 है, हमारे पास रुबिस्को है, रूब तो हमारे पास पहले ही RuBP है यहाँ पर, रुबिस्को से यहाँ पे बनता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जिसको हम PGA बोलते हैं, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ 3 कार्बन। फिर 12 ATP यूज क्यों हुआ भाई, क्योंकि एक CO2 के लिए 2 यूज हो रहे हैं, तो 6 के लिए कितने यूज होंगे, 12, इसीलिए 12 ATP दिखाए हैं। 12 ATP प्लस बनाएंगे प्लस 12 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी बनेगा, और फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में 3 कार्बन में। अब इसके लिए NADPH भी 2 लगते थे एक CO2 के लिए, तो अपन को तो 6 करने हैं, तो 6 के लिए कितने लग जाएंगे, 12, कन्वर्ट हो जाएगा ये। फिर यहां से जो ये H+ निकले हैं 12 मॉलिक्यूल्स, ये 12 H+ है, ये क्या करेंगे, ये इसको रिड्यूस करके क्या बना देंगे, ग्लिसर एल्डिहाइड फॉस्फेट, फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड भी इसको हम लोग कह सकते हैं। ये बनाएगा आगे ये रहा ग्लिसर एल्डिहाइड फॉस्फेट बन जाएगा, ये एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल, और इसी से आगे जाकर क्या बनता है, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। फिर ग्लिसर एल्डिहाइड फॉस्फेट जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है वो अब यहाँ पर रीजनरेशन करता है। रीजनरेशन के दौरान यहाँ पर एक ATP यूज होती है, एक ATP हम लोगों ने देखा था ना यूज हुई थी। अब भाई 6 कर हो रही है, 6 बार रिएक्शन होनी है, तो 6 ATP है, जिससे क्या बन जाएंगे, 6 ADP बन जाएंगे, और कन्वर्ट हो जाएगा रुबिलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, भाई रुबिलोज बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा रूब, और यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगी, यहाँ से रिलीज होगी CO2, और वो CO2 दोबारा यहाँ पर क्या हो जाएगी बेटा, यूटिलाइज होगी। तो ये साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहेगी। इसका नाम है कैल्विन साइकिल या C3 साइकिल, क्योंकि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कार्बन 3 का है। ठीक है बच्चों, चलिए तो दिखा दिया। अब इसमें कुछ फॉस्फोराइलेशन दिखाया आपको। इन C3 प्लांट रिब कॉम्प्लेक्स जो है, जो कि मेन एंजाइम है जो फोटोसिंथेसिस करवाता है, वो यहाँ पर किस फॉर्म में, ऑक्सीजिनेज। बेटा जो ये रिबिस्को एग्जाम है, ये एंजाइम जो है ये यहाँ पे अभी कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहा है, कभी कभी ये ऑक्सीजिनेज की तरह भी वर्क करता है, और कभी कभी ये कार्बोक्सिलेज की तरह भी वर्क करता है। C4 में कार्बोक्सिलेज की तरह देखो काम करेगा। ये हाई टेम्परेचर चाहिए और हाई ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन चाहिए होती है, इसका मतलब अभी ये ऑक्सीजिनेट है। अभी जो अपना रुबिस्को है वो कैसा है, ऑक्सीजिनेज, क्योंकि बहुत ऑक्सीजन है। इन कैटेलिक ऑक्सीडेशन ऑफ रियूब जो है वो 1 मॉलिक्यूल 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनाता है फॉस्फोग्लिसरेट, और 2 मॉलिक्यूल बनाता है फॉस्फोग्लिसरोड। अच्छा ये आपको C2 साइकिल का एक छोटा सा पॉइंट बताया है, C2 साइकिल का, जिसको हम लोग फोटो रेस्पिरेशन भी कहते हैं, जिसको हम फोटो रेस्पिरेशन, ये आपकी C2 साइकिल है। C2 साइकिल क्यों बोला, क्योंकि बेटा इसका जो फर्स्ट मेन प्रोडक्ट बनता है ना वो कार्बन 2 मॉलिक्यूल्स का होता है, और उसका नाम है फॉस्फोग्लिसरोड। यहाँ पे ये बनता है। तो यहाँ पर क्या है कि आपका जो रुबिस्को है, ये RuBP जो है आपका, यहाँ पे रुबिस्को होगा आपका, जो कि यहाँ पे कार्बोक्सिलेज में काम कर रहा होगा, मतलब बहुत सारे इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो ये क्या करता है, इसको कन्वर्ट करता है, ये 5 कार्बन मॉलिक्यूल है, यहाँ पे इसको 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस 2 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है। 3 कार्बन मॉलिक्यूल का नाम है बेटा फॉस्फोग्लिसरेट, और 2 कार्बन मॉलिक्यूल का नाम है फॉस्फोग्लाइकोरेट। फॉस्फोग्लिसरेट और इसका नाम है फॉस्फोग्लाइकोलेट, और यही बनता है फर्स्ट मेन कंपाउंड, यही है इसका फर्स्ट मेन कंपाउंड फॉस्फोग्लिसरेट। फिर क्विकली कन्वर्ट होता है ग्लाइकोलेट में और ट्रांसपोर्ट होता है पेरोक्सिसोम्स में। अब जैसे ही ये बनता है, जैसे ही रूब जो है C2 साइकिल में दिखा रहे हैं, जैसे फॉस्फोग्लिसरेट बनता है बेटा, फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है, ये फॉस्फोग्लाइकोलेट जो है ना ऑर्गेनल्स में ट्रैवल करता है। कैसे करता है, तो देखो तो भाई ऑर्गेनल्स में ट्रैवल करता है, सबसे पहले ही जाता है साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म से ट्रैवल करके पहुंचता है पेरोक्सिसोम में, पेरोक्सिसोम से ट्रैवल करके बच्चों ये पहुंचता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में अल्टीमेटली क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में बेटा आपकी जो CO2 होती है वो बाहर निकलती है और पहुंच जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर। लॉस हो रहा है, इसलिए हम इसको ना वेस्ट साइकिल भी कहते हैं बेटा, नुकसान कराती है ये। इस तरीके से देखो ये लिखा हुआ है
फॉस्फोग्लिसरेट क्विकली कन्वर्ट होता है ग्लाइकोलेट में और पेरोक्सिसोम्स में से पहुंचता है वहां पे, फिर ग्लाइकोलेट ऑक्सीडाइज होगा ग्लाइकोलेट में और कन्वर्ट हो जाएगा अमीनो एसिड ग्लाइसिन में। फिर ग्लाइसिन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, 2 ग्लाइसिन मॉलिक्यूल जो है वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं सेराइन का और एक CO2 मॉलिक्यूल जो कि क्या हो जाता है रिलीज इन एटमॉस्फेयर, जो कि एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए था क्योंकि जरूरत है अपने को CO2 की खाना बनाने के लिए। सेराइन इज पिक्ड अप इन पेरोक्सिसोम्स एंड कन्वर्टेड ग्लिसरेट में होता है और ये रिएक्शन लगातार चलती रहती है। द ग्लिसरेट लीव पेरोक्सिसोम्स एंड एंटर इनटू क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में घुसता है जहाँ पे फॉस्फोग्लिसरेट से PGA बन जाता है। फिर अब आपका जो ये ग्लिसरेट बना है, ये जो ग्लिसरेट पेरोक्सिसोम से बना है, ये ग्लिसरेट जो होता है ये एंटर कर जाता है कितनी बार किसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एंटर कर जाता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एंटर करके फॉस्फोग्लाइकोलेट से PGA बना लेता है और ये PGA दोबारा किस में यूज होता है कैल्विन 3 साइकिल में, C3 साइकिल में लगातार क्या होने लगता है बच्चों ये यूज होने लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले र्यूब ने रुबिस्को एंजाइम यूज किया और उससे फॉस्फोग्लिसरेट एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाया। फॉस्फोग्लाइकोलेट ऑर्गेनल्स में एंटर करता है, साइटोप्लाज्म से पेरोक्सिसोम में पहुंचता है, वहां से माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचा जहां से CO2 रिलीज होती है, तो इसमें वेस्ट हो रहा था। अब बेटा अगर आपने चेक किया होगा तो इस प्रोसेस में ना तो कोई ATP बनी, ना ही कोई NADPH बना, ना ही यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट बना, कुछ भी हुआ तो है नहीं। और साथ में क्या हो गया CO2 का लॉस हो गया, यहाँ से कुछ 25% CO2 लॉस हो गई। तो इसीलिए तो हम इसे बोलते हैं कि भाई ये वेस्ट प्रोसेस है, बेकार है, घटिया है, किसी काम का तो है नहीं, कुछ काम किया तो है नहीं, पर हाँ भर भर के नुकसान जरूर कर दिया है इसने। तो इससे अच्छा है कि प्रोसेस ना ही हो। इसीलिए देखिए दिखाया गया आपको फॉस्फोरेस्पिरेटरी पाथवे, आपको एक बार दिखाया है, ये देख लीजिए एक बारी कैसे होता है, किस तरीके से दिया हुआ है ये। चलिए हमें दिया हुआ है यहाँ पर कि भाई सबसे पहले ये आपको पेरोक्सिसोम्स दिखाए हैं, ये यहाँ पे आपको दिखाया गया है माइटोकॉन्ड्रिया को, पता ना क्योंकि वो साइल ऑर्गेनल्स के अंदर एंटर कर जाता है। तो यहाँ पर क्या है भाई, ये रहा अपने पास RUBP है जो कि कैल्विन साइकिल के थ्रू बनता है। ये RUBP ऑक्सीजनेस यूज करता है, ठीक है, ऑक्सीजनेस मतलब कि यहाँ पे जो रुबिस्को है वो ऑक्सीजनेस है और वो बनाता है फॉस्फोग्लाइकोलेट एंड PGA। फॉस्फोग्लाइकोलेट ग्लाइकोलेट बन के पेरोक्सिसोम में एंटर करता है और बना लेता है ग्लाइकोलेट, ग्लाइकोलेट बना लिया। फिर ये ग्लाइकोलेट जो है बेटा, फिर ये जो ग्लाइकोलेट है आपका, ये H2O2 से रिएक्शन करके ग्लाइसिन बनाता है, ग्लाइसिन बनाएगा, ये इस तरीके चल रहा है। ग्लाइसिन बना के माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच जाएगा, वहां पे बनाएगा ग्लाइसिन, वहां से अमोनिया बाहर निकलेगा, CO2 बाहर निकलेगा, एनर्जी खर्च कर रहा है। सेराइन बनेगा, सेराइन से फिर ये सेराइन जो है दोबारा वापस एंटर करेगा आपका पेरोक्सिसोम्स में, फिर ये हाइड्रोक्सी पायोरेट बनेगा, फिर ये हाइड्रोक्सी पायोरेट दोबारा ग्लिसरेट बनेगा, ग्लिसरेट से ग्लिसरेट यहाँ पे जो है ATP यूज करके दोबारा PGA में कन्वर्ट होगा और फिर ये साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहेगी। एक तरह की वेस्ट साइकिल है। यहाँ पे ये याद रखना है कि ये जो कंपाउंड बना है फॉस्फोग्लिसरेट, ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल कंपाउंड होता है, इसलिए इसको C2 साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। द PGA एंटर कैल्विन साइकिल, कैल्विन साइकिल में चला गया था PGA। 75% ऑफ द कार्बन लॉस्ट हो जाता है ऑक्सीजनेशन में और 25% जो है वो तो आपने देखा था CO2 के फॉर्म में लॉस्ट हुआ है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हर कंपाउंड सीरीज में निकलता है। सिंस देयर इज अ लॉस ऑफ फोटोसिंथेटिकली फिक्स्ड कार्बन, लॉस हो रहा है और कोई एनर्जी रिच कंपाउंड नहीं बन रहा, इसीलिए हम इसको वेस्टफुल प्रोसेस भी कंसिडर करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब आता है अपना C4 पाथवे। अब C4 पाथवे ये सिर्फ और सिर्फ मोनोकॉट्स के अंदर होने वाला एक प्रोसेस है जिसको हम हैच-स्लैग पाथवे के नाम से भी जानते हैं। सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है, ये मोनोकॉट्स में होता है। ठीक है भाई, इसमें बनता है सबसे पहले 4 कार्बन मॉलिक्यूल जिसका नाम होता है पैक, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। C4 क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 कार्बन मॉलिक्यूल स्टेबल प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है पैक, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। ठीक है भाई, दिस पाथवे में कार्बन फिक्सेशन होगा। कौन कौन से प्लांट में, देखो मेज में, शुगर केन में, पिरल मिल्स में, अमरंथंथ में, और मतलब मोस्टली कौन से प्लांट करते हैं बेटा ये प्रोसेस, ये वो प्लांट शो करते हैं जो मोस्टली आपके हॉट एरियाज में रहते हैं।
हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में रहते हैं, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में रहते हैं ज्यादातर, जहां पर हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर होता है और हाई टेम्परेचर होता है, ये वो प्लांट शो करते हैं। द प्लांट विच एम्प्लॉय दिस मैकेनिज्म कार्बन फिक्सेशन शो द प्रेजेंस ऑफ टू फोटोसिंथेटिक सेल होते हैं उनके अंदर, एक तो होता है मीजोफिल सेल जो नॉर्मल होता है, एक होती है बंडल शीट सेल्स। बंडल शीट सेल्स क्या होता है, जैसे बेटा ये आपका वैस्कुलर बंडल है, ये क्या है आपके वैस्कुलर बंडल होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। बेटा वैस्कुलर बंडल के ना चारों तरफ बहुत सारे सेल्स किस तरीके से लेयर्स होती हैं और सेवरल लेयर्स होती हैं, बहुत सारी लेयर्स पाई जाती हैं, इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारी लेयर्स पाई जाती हैं वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ। इन लेयर्स को कहते हैं बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल। और इस तरह की एनाटॉमी कहलाती है करांज एनाटॉमी, करांज एनाटॉमी कहलाती है ये, ठीक है। फिर क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे डायमॉर्फिक होता है, मतलब दोज मीजोफिल सेल आर ग्रानुअल, दोज इन बंडल शीट आर एर्गेनल। मतलब यहाँ पे दो प्रोसेस चलते रहेंगे, मीजोफिल के अंदर और बंडल शीट सेल के अंदर, दो बार यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलेगा। चलिए अब सबसे पहला प्रोडक्ट इसमें क्या बनता है, फॉस्फोइनल पाइरूवेट पेप। इस कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर यहीं पे एक्सेप्ट करता है, प्रेजेंट जो कहाँ पे होता है, मीजोफिल सेल्स के अंदर, ठीक है भाई। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करता है कि हमारे पास जो पेप है वो पेप CO2 को यूज करता है और पेप कार्बोक्सिलेज, पैपकेस एंजाइम के यूज करके इसको कन्वर्ट करेगा, ठीक है। किसमें, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज पैपकेस का यूज करते हैं। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है इसमें ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है। अच्छा तो मैम ने एक चीज थोड़ी सी इसको सही कर लो, हाँ क्या, 4 कार्बन मॉलिक्यूल, ये एक्सेप्टर है, ये CO2 एक्सेप्टर, ठीक है। चलो हाँ, तो सबसे पहले क्या बनता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कंपाउंड बनता है जो कि 4 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। फिर ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मैलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, देखो ये रहा। सबसे पहले क्या बना यहाँ पर, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, और ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड आके जाके मैलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, मैलिक एसिड से ये बन जाएगा मैलेट और चला जाएगा बंडल शीथ सेल में। अभी मैम इसको ड्रॉ भी करके दिखाएगी, जहां पर ये डीकार्बोक्सिलेट होकर दोबारा क्या बन जाता है, पाइरूविक एसिड। फिर द कार्बन डाइऑक्साइड जो लिबरेट होती है वो कैल्विन साइकिल यूज कर लेता है, मतलब C3 साइकिल यूज कर लेती है बंडल शीथ सेल में, और पाइरूविक एसिड इज ट्रांसफर बैक टू द मेसोफिल सेल, जहां पर रीजनरेशन होता है, यूटिलाइज करता है 2 ATP मॉलिक्यूल और बना लेता है पाइरूवेट। फिर ये अडेप्टिव मैकेनिज्म है ताकि फोटो रेस्पिरेशन ना हो, वरना रुबिस्को जो है वो C2 साइकिल में एंटर ना कर जाए, अगर कर गई तो समझ जाना भाई वेस्ट है अपना। तो इसीलिए करते थे, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मैलिक एसिड इन बंडल शीट मेंटेन करता है हाई कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 नियर द रुबिस्को। अब देखो बेटा, रुबिस्को एंजाइम के अगर जैसे ही रुबिस्को एंजाइम आपका ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, ऑक्सीलेटेड हो जाएगा, जैसे ही बेटा ये ऑक्सीलेटेड हो जाता है, ये हमेशा एंटर करता है आपके C2 साइकिल में। जैसे ही ये आपका ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, मतलब इसके आसपास ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है बेटा, तो ये एंटर करता है C2 साइकिल के अंदर, और जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा इस प्रोसेस में कि यहाँ पर ये क्या करता है, यहाँ पे जो हमारा पैपकेस एंजाइम है वो पैपकेस क्या करता है, इस CO2 के चारों तरफ ना, इसके रुबिस्को के चारों तरफ CO2 की मात्रा लगातार बढ़ा के रखता है, जिससे ये जो रुबिस्को है ना, ये रुबिस्को कार्बोक्सिलेज की तरह काम करता है। ये रुबिस्को किसकी तरह काम करता है, रुबिस्को कार्बोक्सिलेज की तरह काम करता है। और ये रुबिस्को कार्बोक्सिलेज हमेशा रिच रहता है CO2 से, ऑक्सीजन नहीं होती, इसलिए कभी भी ये उसमें एंटर नहीं करता है। और इससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। इससे क्या होती है बेटा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। प्रोडक्टिविटी क्यों इंक्रीज हो गई भाई, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में CO2 आ रही है। CO2 अगर ज्यादा मात्रा में आएगी तो ग्लूकोज ज्यादा बनेगा तो मतलब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इसलिए कार्बोक्सिलेज की तरह काम करेगा, नॉट एज एन ऑक्सीजनेज, क्योंकि ऑक्सीजनेज की तरह काम किया तो एंटर करेगा। जैसे कैसे, चलिए देख लेते हैं। तो इसे मान लेते हैं कि भाई हमारे पास 2 सेल्स हैं, एक ये है
ये चलो चलिए दो है मान लीजिए हमारे पास। ये ऊपर वाला जो मैम ने बनाया है ये बनाया मान लीजिए मीजोफिल सेल, ये मीजोफिल सेल बनाया है। और ये बनाया है आपके लिए जो दूसरा एंजाइम प्रेजेंट है, दूसरे इसमें प्रेजेंट है वो थे बंडल शीथ सेल। ठीक है, ये बनाया है आपके लिए। अब यहाँ पे सबसे पहले बेटा हमारे पास प्रेजेंट होता है पेप, जो कि CO2 को यूज करता है और पेप्टेज की मदद से उसको कन्वर्ट कर देता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। फिर ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है मैलिक एसिड, और ये मैलिक एसिड जो होता है वो एंटर कर जाता है किसके अंदर बेटा, आपके बंडल शीथ सेल में। क्या होता है ये आपका मैलिक एसिड कहाँ पर एंटर कर जाता है बेटा, आपके बंडल शीथ सेल में एंटर करता है। जैसे यहाँ पर ये एंटर करता है तो बेटा ये रिड्यूस हो जाता है, ये क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाएगा। और रिड्यूस होके, और इस प्रोसेस के लिए यहाँ पे ना ATP खर्च होती है, ADP बनती है। ठीक है, जब ये रिड्यूस हो जाता है बेटा यहाँ पर एक बार ये रिड्यूस हो जाएगा। जब ये कभी भी यहाँ पर रिड्यूस होता है, चलिए यहाँ पर नहीं दिखा रही मैं ये चीज, जब ये यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है तो ये रिड्यूस होके आगे कन्वर्ट होता है यहाँ पर पायरुविक एसिड में। और ये जो पायरुविक एसिड होती है साथ में यहाँ से निकलती है CO2। ये CO2 जो है ये एंटर कर जाती है आपकी C3 साइकिल के अंदर। पैप CO2 लेगा, पैपकेस बनाएगा, पैपकेस जो है वो क्या बना लेगा, 4 कार्बन कंपाउंड बनाएगा ऑक्सैलो एसिडिक एसिड। फिर मैलिक एसिड बनेगा 4 कार्बन कंपाउंड, जो कि रिड्यूस होके हो जाएगा 3 कार्बन कंपाउंड हो जाएगा बेटा यहाँ से क्योंकि एक CO2 बाहर निकल गई जो कि C3 साइकिल में एंटर करेगी। C3 साइकिल में जब एंटर करेगी तो रुबिस्को क्या करेगा, रुबिस्को इसको कन्वर्ट कर देगा शुगर के अंदर, और ये शुगर आगे जाकर स्टोर हो जाएगी इन दी फॉर्म ऑफ दी स्टार्च, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। और अब आपका जो पायरुविक एसिड है, ये पायरुविक एसिड दोबारा री एंटर करेगा किसके अंदर, आपके मीजोफिल सेल के अंदर, जहां पर ये पायरुवेट बन जाएगा। और जब ये पायरुवेट बनता है तो यहाँ पर ATP, 2 ATP मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं और ADP में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये 2 मॉलिक्यूल्स बेटा यहाँ पर क्या होते हैं, यूज होते हैं। पायरुवेट इसमें कन्वर्ट हो जाता है और फिर दोबारा ये प्रोसेस लगातार क्या करता है, यहाँ पे चलता है। तो यही चीज हम लोगों ने सारी की सारी यहाँ पर पढ़ी थी। पायरुवेट में जाता है, 2 मॉलिक्यूल्स रखते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई C4 साइकिल में कितनी ATP यूज हुई, कितनी NADPH यूज हुआ और कितनी CO2 यूज हुई, तो कितना बताओगे आप, तो आप बताओगे कि भाई यहाँ पर 5 ATP यूज हुई, 3 तो भाई C3 वाली साइकिल की, 2 और यहाँ पर यूज हुई। NDP भाई 3 की 3 रही और CO2 एक और बढ़ गई तो इसका मतलब 2 हो गई। एक CO2, अच्छा यही वाली CO2 तो दोबारा रीयूज हुई है, नहीं, फिर यहाँ पे एक ही है ये, तो 5 3 1, ये याद रखना है। ये है आपके C4 साइकिल के अंदर। ठीक है बच्चों, देखो ये दिखाया C4 पाथवे, फोटोसिंथेटिक पाथवे दिखाया हुआ है C4 का बेटा आपको। चलो देख लो एक बार क्या है, वैसे हम लोगों ने इसको कर लिया है कंप्लीट, समझ में आ गया होगा हमारे बच्चों को। क्या था बेटा, देखो सबसे पहले हमारे पास CO2 जो थी, ये CO2 कहाँ से आ रही है, C3 साइकिल में, कहाँ चली जाएगी, C3 में चली जाएगी, तो मतलब वही यूज हो गई। पैप एंजाइम था, पैप कार्बोक्सिलेज, पैपकेस से ऑक्सैलो एसिडिक बना, फिर मैलिक एसिड में बना, मैलिक एसिड एंटर कर गया आपका मीजोफिल सेल के अंदर, मीजोफिल सेल के अंदर यहाँ पे NADPH यूज होकर वो बन गया पायरुविक एसिड। CO2 निकली जो कि कहाँ पर चली गई, C3 साइकिल के अंदर। C3 साइकिल में रुबिस्को ने इसको PGA बनाया, शुगर बनाया, शुगर से स्टार्च बन गया जो कि प्लांट में स्टोर हो गया। अब जो ये पायरुविक एसिड दोबारा एंटर कर गया आपके भाई मीजोफिल सेल में, 2 ATP से 2 AMP, या पहले ADP बनेगा फिर AMP बन जाएगा और दोबारा से क्या बन जाएगा, वो पैपकेस बन जाएगा। तो ये प्रोसेस लगातार यहाँ पे क्या होगा बेटा, आपका यूज होता रहेगा। ओके, फिर देखो C3 एंड C4 साइकिल में ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम लोगों ने बेटा इनका करा है कंपैरिजन कि भाई क्या चीज C3 में देखने को मिल रही है और क्या चीज आपको यहाँ पर C4 में देखने को मिलती है। C3 में फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ मीजोफिल सेल्स में हो जाता है, यहाँ पर मीजोफिल सेल में भी होता है, बंडल शीथ सेल में भी होता है। यहाँ पे कोई क्रांस एनाटॉमी नहीं है, वो तो सिर्फ बंडल शीथ सेल में होती है, पर यहाँ पर है। यहाँ पे रुबिस्को है प्राइमरी एक्सेप्टर, यहाँ पे पेप है। यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लिसरेट एसिड यहाँ पर पहला कंपाउंड बनता है, यहाँ पे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है।
क्लोरोप्लास्ट इसमें एक टाइप का, इसमें दो टाइप के डायमॉर्फिक है, एक मेसोफिल सेल और एक बंडल शीट सेल का। फोटो रेस्पिरेशन से लॉस यहाँ पे बहुत हो सकता है, C2 साइकिल में एंटर कर सकता है, पर यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर पेप्टेज एंजाइम का काम होता है कि रुबिस्को के चारों तरफ हमेशा CO2 की मात्रा बनाए रखे। यहाँ पर जैसी मात्रा खत्म हो जाती है तो रुबिस्को ऑक्सीनेज की तरह काम करता है और C2 साइकिल में एंटर कर जाता है। तो दे हैव अ हाई CO2 कंपनसेशन, जिसकी वजह से यूज होता है। यहाँ पर लो कंपनसेशन रहता है। टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है, फोटोसिंथेसिस जो है वो 25 डिग्री पर होती है, यहाँ पर 35 से 45 डिग्री, मतलब हाई टेम्परेचर में होती है। ये दे आर फोटोसिंथेटिकली लेस एफिशिएंट एंड लेस प्रोडक्टिविटी, कम प्रोडक्टिविटी क्योंकि CO2 कम है, पर यहाँ पर प्रोडक्टिविटी क्या रहती है, ज्यादा रहती है। इसके एग्जाम्पल सारे के सारे मोनोकॉट और इसके एग्जाम्पल डाइकॉट प्लस मोनोकॉट। तो ये सब। चलो अब बच्चों के लिए कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर, जिसमें पहला क्वेश्चन ये है, सिमिलैरिटी करनी है C3 एंड C4 पाथवे, दोनों इक्वली एफिशिएंट है? हम कहेंगे नहीं। ऑर्गेनिक एसिड फॉर्म होता है फर्स्ट प्रोडक्ट में CO2 फॉर फिक्सेशन में, उसमें क्या बन रहा था, उसमें बन रहा था फॉस्फोग्लिसरेट एसिड, इसमें ऑर्गेनिक, ठीक है। बोथ रिक्वायर वन टाइप ऑफ सेल, नो। बोथ टेक प्लेस इन ऑल दी प्लांट्स, नो। तो इसमें आंसर क्या होगा बेटा आपका सेकंड, कि दोनों में ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा था, एक में फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, एक में ऑक्सालो एसिटिक एसिड। विच वन इज द C4 प्लांट? तो भाई C4 प्लांट कौन सा होगा, जो कि मोनोकॉट है? पपाया नहीं, पी नहीं, पोटैटो नहीं, मेज। फर्स्ट रिएक्शन फोटो रेस्पिरेशन के अंदर क्या होती है? फोटो रेस्पिरेशन, कार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन या ऑक्सीजनेशन? तो बेटा ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेशन के बाद ही तो काम वहां पे शुरू होता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटा सा लॉ है जिसको हम कहते हैं ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। देखो ब्लैकमैन लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है कि भाई मान लो आपके पास दो तीन चीजें प्रेजेंट है, मान लेते हैं अपने पास क्या क्या प्रेजेंट है। अच्छा चलो आज खाने का एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लेते हैं कि आज मम्मा ने बहुत अच्छा खाना, फेवरेट खाना बनाया हमारा, चलो राजमा चावल बनाया मम्मा ने आज। तो आज हमारे पास इतने सारे चावल हैं, बहुत सारे चावल हैं, हमारे पास जितना मन करे उतना खा सकते हैं, पर वहीं पर राजमा की क्वांटिटी थोड़ी है। तो भाई अब हम राजमा की क्वांटिटी अगर थोड़ी, तो हम उसी के अकॉर्डिंग अपने चावलों को खाएंगे, चाहे चावल ज्यादा है पर फिर भी हम लोग उसी के अकॉर्डिंग उनको खाते हैं। तो बेटा यही लॉ कहता है ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, कि अगर आपके पास दो तीन फैक्टर्स प्रेजेंट है तो बेटा आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो डिपेंड करती है उस लिमिटिंग फैक्टर पर। तो अभी हमारा खाना जो था वो राजमा पर डिपेंड करता था कि भाई कितने चावल हम लोग यूज कर सकते हैं, कितना हम खा सकते हैं, वो उस राजमा की क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। ऐसे ही यहाँ पर when the fourth physiological process control होता है बहुत सारे factors में, the rate of the reaction depend on the slowest factor या फिर limited factor या फिर limited factor इस पे डिपेंड करेगा। This mean at the given time कि एक given समय में the factor which is least limiting है वो डिटरमिन करेगा कि कितनी आपकी rate of reaction है। यही था ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। अब हम कुछ क्या पढ़ रहे हैं, तो बेटा अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। कौन कौन से फैक्टर हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं? पहले हम पढ़ेंगे कुछ एक्सटर्नल फैक्टर जो बाहर के फैक्टर होते हैं और बर्बाद करके चले जाते हैं, फिर हम कुछ इंटरनल फैक्टर पढ़ेंगे जिसमें एक है अपना लाइट। देखो भाई लाइट क्वांटिटी बहुत जरूरी है, लाइट नहीं होगी, मान लो हमने प्लांट ही ऐसा यूज कर लिया जो लाइट ही एब्जॉर्ब नहीं करता, अब कैसे करोगे फोटोसिंथेसिस? करा नहीं होगा। तो लाइट क्वालिटी और लाइट इंटेंसिटी बहुत जरूरी है। लाइट की वेवलेंथ 400 से 700 होनी चाहिए, वरना फोटोसिस्टेंस एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे यार। इट इज इफेक्टिव फॉर द फोटोसिंथेसिस, इसलिए हम इसको फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कहते हैं, PAR कहते हैं। एट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस। भाई लाइट की इंटेंसिटी बड़ी, फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो गया, पर अगर कुछ ज्यादा इंक्रीज हो गया तो आगे जाकर आपका जो क्लोरोप्लास्ट है वो बस्ट हो जाएगा, फट जाएगा। अब फट गया तो करा लो फोटोसिंथेसिस, करा लो जिसमें हिम्मत है, होगा ही नहीं, ये लिखा हुआ है। बट एट द हायर लाइट इंटेंसिटी द फोटोसिंथेसिस डिक्रीज। इट इज ड्यू रीजन, पहला रीजन कि कुछ फैक्टर हो सकते हैं जो लिमिटेड है, दूसरी चीज डिस्ट्रक्शन ऑफ द क्लोरोफिल, हो सकता है आपका क्लोरोफिल ही फट गया हो, क्लोरोप्लास्ट ही फट चुका है, तो कहां से कराओगे रिएक्शन? तो ये जरूरी फैक्टर है। फिर टेम्परेचर, देखो भाई टेम्परेचर क्या दिखाया, देखो इन्होंने ये दिखाया हाई लाइट
C3 प्लांट का ये रहा, लो लाइट पे देखो कितना कम परसेंटेज आ रहा है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आ रहा है, इसमें कितना ज्यादा आ रहा है, C4 का और ज्यादा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो वैसे ही CO2 की मात्रा, C4 में हमेशा जो प्रोडक्टिविटी होती है वो हायर होती है ना बेटा, प्रोडक्टिविटी, ठीक है, हमेशा हायर होती है। अब टेम्परेचर भी जरूरी है भाई, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही काम करते हैं। द फोटोकेमिकल फेज रिमेन अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर, बट बायोसिंथेटिक फेज जो है जिसको हम कहते हैं डार्क रिएक्शन, वो इस पे डिपेंड करती है। हाई टेम्परेचर जो एंजाइम्स हैं वो तो डीनेचर्स हो जाएंगे ना भाई, बहुत ज्यादा गर्मी है, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी, नहीं मन करेगा पढ़ाने का, क्योंकि गर्मी ज्यादा होने से इरिटेशन हो जाएगी ना। हमको चाहिए एक नॉर्मल टेम्परेचर, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर जिसमें हमारी प्रोडक्टिविटी हाई हो। तो यहाँ पे जैसे ही आपने टेम्परेचर ज्यादा कर दिया तो आपके तो एंजाइम ही डीनेचर कर जाएंगे। इसीलिए तो क्योंकि एंजाइम को जरूरत पड़ती है एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की वेल वर्क करने के लिए, और एट लो टेम्परेचर एंजाइम हो सकता है वो इनएक्टिव ही रह जाए। तो टेम्परेचर बायोसिंथेटिक फेज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन, भाई C3 प्लांट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज करता है जैसे CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। इन C4 प्लांट सैचुरेशन रीच हो जाता है 360, सैचुरेशन रीच हो गया, इसके आगे हो ही नहीं सकता है, ठीक है। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल एंड वाटर, मिट्टी तो चाहिए, वाटर इन्फ्लुएंस फोटोसिंथेसिस, पानी भी हमारे फोटोसिंथेसिस को कंट्रोल करता है दो तरीके से। एक है इफ अवेलेबल वाटर डिक्रीज, भाई जितना पानी आपके पास अवेलेबल है अगर हम उसकी मात्रा को कम कर दें, ठीक है भाई कम कर दें, तो प्लांट में भी तो वाटर स्ट्रेस हो जाएगा, प्लांट में भी तो कमी हो जाएगी, फिर प्लांट की लीफ कर्ल करने लगेंगी। अब अगर लीफ कर्ल हो रही तो पानी तो बच रहा है पर लाइट भी तो नहीं आ रही। ऐसे की जगह मैं अगर लीफ को ऐसे थी स्ट्रेट थी, अगर मैं इसको कर्व कर लूं तो सरफेस एरिया कम हो गया ना, सरफेस एरिया कम हुआ, इसका मतलब लाइट कहाँ आएगी, the stomata will not open and hence there will be decreased supply of CO2, और CO2 की सप्लाई डिक्रीज हो गई तो मतलब फोटोसिंथेसिस खुद डिक्रीज हो गया। फिर रिड्यूस वाटर पोटेंशियल इज द रिड्यूस लीफ एक्सपेंशन, लीफ का एक्सपेंशन रिड्यूस हो जाएगा। रिडक्शन इन दी फोटोसिंथेटिकल सरफेस एरिया, जिसको मैंने बोला कर्लिंग ऑफ लीफ आपको देखने को मिलेगी बेटा। तो ये प्रोसेस है जो कि इसको अफेक्ट करते हैं, बिल्कुल। चलिए अब हमारे बच्चों के लिए कुछ क्वेश्चन और कुछ इंटरनल फैक्टर, मतलब मान लीजिए कि भाई कुछ प्लांट ऐसे हैं जो कि नॉन ग्रीन है। इंटरनल फैक्टर में हम क्या लिख सकते हैं कि भाई मैम इंटरनल फैक्टर में आ सकता है कि मान लीजिए कुछ आपके नॉन ग्रीन प्लांट हैं तो बेटा वो तो फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं सकते ना। कुछ प्लांट है जिसके अंदर लेस सनलाइट एब्जॉर्बिलिटी है, लेस सनलाइट एब्जॉर्बिटी है, भाई कम से कम सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है तो उसका खुद फोटोसिंथेटिक रेट डिक्रीज कर जाएगा। हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है, एवरग्रीन ज्यादा करेंगे, शेडी प्लांट्स नहीं करेंगे बेटा, जो शेडी प्लांट्स है वो नहीं करेंगे। तो ना भाई बड़े बड़े एवरग्रीन फॉरेस्ट है भाई, वहां पे ऊपर वाले प्लांट तो आपस में झक उन्होंने आपस में एक दूसरे को ढक लिया, वो जो नीचे के शेडी प्लांट है वहां तो सनलाइट ही नहीं आ रही, तो वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो ये कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी हैं जो कि उनको अफेक्ट करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये है आपका कंप्लीट चैप्टर जिसमें आपको ये सब चीजें करनी है। चलिए अब आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन से मैम आपके लिए लेकर आई है। विच इज द लिमिटेड फैक्टर, सब लिमिटेड फैक्टर होता क्या है, तो भाई देखो हम बताएं, लाइट होती है और हमारी एनसीईआरटी कहती है कि लाइट कैन नॉट बी अ लिमिटिंग फैक्टर, लाइट कांट बी अ लिमिटिंग फैक्टर एक्सेप्ट शेडी प्लांट, शेडी प्लांट को छोड़ के किसी के लिए लिमिटिंग फैक्टर कभी नहीं होती है। फिर वाटर वो भी नहीं होता। CO2 it may mostly, CO2 is mostly a limiting factor, CO2 ज्यादातर लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करती है जिससे फोटोसिंथेसिस के रेट पर फर्क पड़ता है। मैम कहोगे कि आपने बता दिया मैम ऑप्टिमल CO2, इसका आंसर है, ठीक है। फिर ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर अप्लाइड होता है ग्रोथ पर, रेस्पिरेशन पर, ट्रांसपिरेशन पे, फोटोसिंथेसिस पे तो होता है, ठीक है बेटा। तो देखिए यहाँ पे हमारा हो गया है चैप्टर खत्म। आई होप आपको समझ में आया होगा।
कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अच्छा मैम, अब आपके लिए छोटी सी अनाउंसमेंट लेकर आई है, वो क्या कि बेटा हमारा चैनल आपको हर चीज प्रोवाइड कर रहा है। हमारे चैनल्स पे टॉपर प्लेलिस्ट चल रही है, जिसके दौरान हम आपको हर चैप्टर के, हर सब्जेक्ट के, हर कोर्स के माइंड मैप अवेलेबल करवा रहे हैं बच्चों, जिसमें आप एक स्लाइड पे पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। हम उन चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज PYQs प्रिवेंट, हम लोग इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहे हैं कि भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करने हैं, किसको कितना टाइम देना है। वन शॉट है हर चैप्टर के अवेलेबल आपके पास। फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन कि भाई हाँ भाई इस टॉपिक के रिलेटेड ये क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सब अवेलेबल है बेटा। आप बस हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक चेक कीजिए, आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। हर चीज प्रोवाइड कर रही है बेटा कैल्विन आपको, ठीक है बेटा। ये आप हमें फॉलो कर सकते हैं कैल्विन इंस्टीट्यूट, यूट्यूब पे, फेसबुक पे IIT कैल्विन इंस्टीट्यूट पे कर सकते हैं, इंस्टा पे कर सकते हैं, आप हमें टेलीग्राम पे कर सकते हैं, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ट्विटर पे बेटा आप हमको कर सकते हैं, या कोई क्वेरी है, कोई परेशानी है तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, तो आज लेते हैं हम आपसे विदा। यहाँ तक के लिए आपका चैप्टर होता है खत्म। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।